यदि हमें a प्लस बी के होल स्क्वायर या a प्लस बी के होल क्यूब के बारे में पूछा जाए तो बड़ी सरलता से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। भाई a प्लस बी के होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a प्लस बी मल्टीप्लाइड विथ a प्लस बी, जो क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी। इसी तरीके से a प्लस बी के होल क्यूब के बारे में पूछा जाए तो आप इसी a प्लस बी को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई a प्लस बी मल्टीप्लाइड विथ a प्लस बी and again it is going to be multiplied with a plus b. You can also write this is a plus b multiplied with a plus b का होल स्क्वायर, और ये क्या होगा, ये होगा जनाब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर और प्लस 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर b। ये आइडेंटिटीज तो आपको पहले से भी मालूम है। यदि मुझसे कहा जाए a प्लस बी रेज टू द पावर 4 बताइए तो वो कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, वो मैं a प्लस बी को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं या फिर a प्लस बी के होल स्क्वायर का भी मैं स्क्वायर कर दूं। भाई आप क्या करेंगे, a प्लस बी को जैसे यहाँ आपने 3 बार मल्टीप्लाई करा, जैसे यहां 2 बार मल्टीप्लाई करा, ठीक वैसे ही 4 बार मल्टीप्लाई कर दें, या फिर आप एक काम करें a प्लस बी का होल स्क्वायर ले लें और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फिर स्क्वायर कर दें, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी और उसका स्क्वायर, और फिर आप इसका स्क्वायर एक्सपांड कर देंगे। इसी तरीके से यदि आपसे पूछा जाए a प्लस बी रेज टू द पावर 5 तो वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो आप a प्लस बी को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर a प्लस बी के स्क्वायर में a प्लस बी का क्यूब का मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर आप a प्लस बी में a प्लस बी रेज्ड टू द पावर 4 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, और ये जो पावर 4 वाला एक्सप्रेशन है वो आपके पास में यहां से आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से यदि मुझसे a प्लस बी रेज टू द पावर 6 के बारे में पूछा जाए तो मैं a प्लस बी को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर a प्लस बी के होल स्क्वायर का मैं क्यूब कर दूं, या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि a प्लस बी का क्यूब करूं और उसका फिर मैं स्क्वायर कर दूं। आप ऐसे भी जा सकते हैं, आप के पास में और भी कुछ तरीके हो सकते हैं। शायद आप कुछ ऐसा कर दें कि a प्लस बी के स्क्वायर में आप a प्लस बी रेज्ड टू द पावर 4 का मल्टीप्लिकेशन कर दें। ठीक इसी तरीके से यदि आपसे मैं पूछूं a प्लस बी रेज्ड टू द पावर 7, आपको आप सिंप्लीफाई कीजिए तो आप बोलेंगे साहब a प्लस बी के होल स्क्वायर में आप a प्लस बी की पावर 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर आपके दिमाग में साहब आप एक काम कीजिए a प्लस बी के होल क्यूब में a प्लस बी टू द पावर 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। और भी आपके दिमाग में अलग अलग तरीके आ सकते हैं, आप a प्लस बी को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये सारी कहानी हम रच सकते हैं तब तक जब तक ये जो पावर्स लिखी हैं 2 3 4 5 6 7 वगैरह वगैरह, ये जो पावर्स लिखी है थोड़ी छोटी पावर्स हो, 2 3 4 5 6 7 है तो हमने काम चला लिया। लेकिन अगर कल को मुझसे कोई पूछ ले साहब कि a प्लस बी रेज्ड टू द पावर 557 557 पावर चढ़ा दी है तो क्या आप 557 बार a प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे, या आपसे मैं कल को पूछ लूं साहब a प्लस बी रेज्ड टू द पावर 203 की वैल्यू बताइए तो क्या आप इसे 203 बार गुणा करने जाएंगे। ऑब्वियसली थिंग्स विल बिकम हाईली कॉम्प्लेक्स, बहुत जटिल हो जाएंगी ये डिटर्मिनेशन। अगर इनको फाइंड आउट करने को कहा जाए तो हमें काफी मशक्कत करना पड़ेगी, बहुत मेहनत हमें करना पड़ेगी, और उस मेहनत को हम कम कर सके, उसे हम सहज बना सके, वही हमें देखना बच्चों। वी एक्चुअली पीपल आर गोइंग टू टॉक अबाउट बाइनोमियल एक्सपेंशन। हम द्विपद प्रसार के बारे में बात करेंगे। द्विपद प्रसार क्या बच्चों, देखिए यहां पर 2 टर्म्स है, बाइनोमियल बाइनोमियल बाइनोमियल, बाय का मतलब 2, यहां पर हमारे पास में 2 टर्म्स आ रहे हैं इस ब्रैकेट के अंदर बच्चों, a प्लस बी a प्लस बी a प्लस बी a प्लस बी, बाय मतलब 2 3 ट्राई 4 टेट्रा वगैरह वगैरह। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपके पास में 2 टर्म्स है और आप उसका एक्सपांशन कर रहे हैं, आप उसका प्रसार कर रहे हैं, आप उसका प्रसार कर रहे हैं, आप उसका प्रसार कर रहे हैं, आपको उसका प्रसार ही ज्ञात करना है। इसीलिए हम इसे नाम दे रहे हैं बच्चों बाइनोमियल एक्सपांशन, द्विपद प्रसार। अमूमन पुस्तकों में आपको यह अध्याय बाइनोमियल थ्योरम के नाम से मिलेगा, बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय, मैंने इसे नाम दिया है बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो पहले एक बार जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, इससे याद रहेगा कि सर ने जब पढ़ाना शुरू किया था तो क्या कहकर शुरू किया था। चलिए तो हमें
अगर मान लीजिए पावर कुछ बड़ी पावर्स आ जाए तो उस स्थिति में क्या होगा, या चलिए बड़ी हो या छोटी हो, क्या हमारे पास में कोई ऐसा फार्मूला है, ऐसा कोई जनरलाइज्ड फार्मूला है जो n की किसी भी वैल्यू के लिए काम कर सके? इसी के लिए हमें बात करनी है बच्चों। तो चलिए, हमारे पास में एक एक्सपांशन है, बाइनोमियल एक्सपांशन a प्लस एक्स रेज टू द पावर n। यहां पर n बच्चों को एक नेचुरल नंबर है, एक प्राकृत संख्या है, वो 1 2 3 4 5 6 वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकती है। n यहां पर एक नेचुरल नंबर है, तो इसका एक्सपांशन क्या होगा बच्चों? इसका एक्सपांशन होगा nc0 a रेज टू द पावर n प्लस nc1 a रेज टू द पावर n माइनस 1 x प्लस nc2 a रेज टू द पावर n माइनस 2 x स्क्वायर प्लस nc3 a रेज्ड टू द पावर n माइनस 3 x क्यूब। और चलते चलिए और फाइनली आएगा ये NCN x रेज्ड टू द पावर n। भाई यहां पर NC0 NC1 NC2 क्या है? ये वही है जो आप जानते हो बच्चों, NCR का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। यू मस्ट बी नोइंग दैट। तो बच्चों यहां ये जो है ये बाइनोमियल एक्सपांशन आया है, a प्लस एक्स होल रेज टू द पावर n को हम ऐसा लिख सकते हैं। जाहिर सी बात है हमारे जहन में आएगा कि सर ये आया कहां से, ये कैसे आया? कैन यू एक्सप्लेन दैट? सो आई एम गोइंग टू प्रोसीड इन दैट वे एज वेल बच्चों। पर पहले ये जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, वेयर NCR स्टैंड्स फॉर फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। देखिए हम इसे कैसे प्रूव कर सकते हैं? तो इसे हम प्रूव करते हैं साहब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन PMI से। लेट अस चेक इट फॉर n इक्वल्स टू 1। मैं इसे किसके लिए चेक कर रहा हूं? n इक्वल्स टू 1 के लिए। n इक्वल्स टू 1 के लिए LHS क्या बनकर आएगी? n इक्वल्स टू 1 के लिए LHS बनकर आएगी बच्चों, लेट मी राइट लिटिल बिट ऑन दिस साइड। फॉर n इक्वल्स टू 1 यदि आप LHS देखेंगे तो LHS आपके पास में बनकर आएगी a प्लस एक्स की पावर 1 यानी a प्लस एक्स। और RHS के बारे में बोला जाए तो RHS में आप n की जगह क्या प्लेस करेंगे बच्चों? 1 प्लेस करेंगे। जब 1 प्लेस करेंगे तो ये होगा 1c0 a रेज टू द पावर 1 और फिर 1c1 a रेज टू द पावर 1 माइनस 1 x, कुछ ऐसा। और आगे के टर्म्स तो डिफाइंड होंगे नहीं क्योंकि हमारे पास में ऐसा कोई भी टर्म या ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन डिफाइंड होता ही नहीं है। भाई NCR में हमेशा n की वैल्यू r के बराबर या उससे बड़ी होती है। n कैन नेवर बी लेस देन r, n कैन नेवर बी लेस देन r, सिंपल। सो दिस इज नॉट फिजिबल एट ऑल। तो ये तो पॉसिबल है नहीं ऑब्वियसली। आगे के जो हमारे यहां पर सॉरी मैंने थोड़ी सी गलती करी, ये NC3 होगा साहब, यहां करेक्शन कर लीजिएगा, ये दिस इज NC3। तो 1C2 या 1C3 तो परिभाषित होंगे नहीं, तो आगे के सारे एक्सप्रेशन खत्म। आपके पास में क्या है? n की जगह 1 प्लेस किया तो 1C0 a रेज टू द पावर 1 प्लस 1C1 यहां पर कुछ ऐसा। अब इसको आप और सिंप्लीफाई करें तो 1C0 की वैल्यू 1 होती है, आपको पता होगा। NC0 की वैल्यू इनफैक्ट 1 होती है बच्चों। तो ये हो गया a और 1c1 की वैल्यू 1 और a की पावर 0 यानी कि 1 और फिर ये x। तो फाइनली कितना आ गया ये? a प्लस एक्स। सो यू कैन चेक फॉर n इक्वल्स टू 1 LHS की वैल्यू क्या है? a प्लस एक्स टू द पावर 1 यानी a प्लस एक्स, और RHS को भी सिंप्लीफाई करने पर a प्लस एक्स आया। सो वी कैन से इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। n इक्वल्स टू 1 के लिए तो ये जो एक्सप्रेशन हमारे समक्ष लिखा हुआ है ये सही है। For n equals to 1, this expression holds good. Correct? तो सर चलिए साहब हम इसको एक्चुअली प्रूव कर रहे हैं यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की सहायता से मैं इसको सिद्ध कर रहा हूं। तो n इक्वल्स टू 1 के लिए तो ट्रू है ये नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि मैं इसे मिटाने जा रहा हूं और ये मैंने मिटा भी दिया। अब उसके बाद में यहां पर हम लिख लेते हैं लेट इट बी ट्रू फॉर n इक्वल्स टू n। माना कि n इक्वल्स टू n के लिए ये ट्रू है, अर्थात ये इक्वेशन 1 सही है। यही तौर तरीका होता है PMI का। तो साहब हमने माना कि n इक्वल टू n के लिए ट्रू है, ये आपको लिखना पड़ेगा। लिख लिया है आपने? बहुत अच्छी बात है भैया, जरूर सर लिख लीजिएगा। फॉर n इक्वल टू n इट इज ट्रू। अब आपको क्या करना है? नाउ वी हैव टू चेक इट फॉर n इक्वल टू n प्लस 1। अब मुझे n बराबर n प्लस 1 के लिए इसे सिद्ध करना है। मतलब मुझे क्या सिद्ध करना है? n इक्वल टू n प्लस 1 के लिए अगर बात की जाए तो वो क्या होगा? वो होगा आपके पास में कुछ ऐसा। भाई यहाँ पर n प्लस 1 और यहाँ पर भी n प्लस 1 लिखेंगे तो n
प्लस वन सी जीरो ए रेस टू द पावर एन प्लस वन, फिर यहाँ पर क्या आएगा एन प्लस वन सी वन ए रेस टू द पावर, यहाँ एन प्लस वन प्लेस करेंगे तो ये एन प्लस वन माइनस वन एक्स, फिर यहाँ पर क्या एन प्लस वन सी टू ए रेस टू द पावर एन प्लस वन माइनस टू एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ पर क्या एन प्लस वन सी थ्री ए रेस टू द पावर एन प्लस वन माइनस थ्री एक्स क्यूब, और ये चलते जाइए और यहाँ पर क्या आएगा एन प्लस वन सी एन प्लस वन एक्स रेस टू द पावर एन प्लस वन। भाई आपने चेक करना है एन इक्वल टू एन प्लस वन के लिए, मतलब आपको क्या प्रूव करना है, आपको ये कुछ प्रूव करना है। भाई जब इसमें n प्लस वन पुट करोगे तो यहाँ n प्लस वन आया, यहाँ n प्लस वन प्लेस किया, यहाँ भी n प्लस वन प्लेस किया, यहाँ भी n प्लस वन प्लेस किया, यहाँ भी n प्लस वन प्लेस किया, तो फाइनली RHS जो आएगी वो क्या आएगी, जरा चेक कीजिए n प्लस वन सी जीरो ए रेस टू द पावर n प्लस वन, और ये n प्लस वन सी वन, और ये a की पावर n आ जाएगा क्योंकि 1 से माइनस वन कैंसल, ये आ चुका, फिर यहाँ पर क्या n प्लस वन सी टू ए रेस टू द पावर n माइनस वन एक्स स्क्वायर, n प्लस वन सी थ्री ए रेस टू द पावर n माइनस टू एक्स क्यूब, और ये n प्लस वन सी एन प्लस वन एक्स रेस टू द पावर n प्लस वन, ये पिक्चर बनकर आएगी। मतलब आपको क्या प्रूव करना है, यू हैव टू प्रूव दिस। भाई मैं फिर से बोल रहा हूं, n इक्वल टू वन के लिए आपने चेक कर लिया, n इक्वल टू वन के लिए आपने चेक कर लिया ना, हो गया चेक, बहुत अच्छी बात है। n इक्वल टू n के लिए आपने ट्रू मान लिया, मतलब ये क्वेश्चन वन आपको गिवन है आपने। नाउ वी हैव टू चेक इट फॉर n इक्वल टू n प्लस वन। सो n प्लस वन के लिए एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आएगा, मतलब कुछ ऐसा आएगा, मतलब वी हैव टू प्रूव दिस। हमें क्या प्रूव करना है, हमें क्या सिद्ध करना है, वी हैव टू प्रूव दिस, हमें यही प्रूव करना है, मतलब हमें समहाउ इसकी वैल्यू इसके बराबर लानी है। दैट व्हाट एग्जैक्टली वी वांट टू डू, एग्री हो, परफेक्ट, हमें ये प्रूव करना है। तो हमें जो प्रूव करना है साहब, अब हम लेते हैं उसकी LHS। क्या ले रहा हूं मैं, उसकी LHS, और LHS क्या है, a प्लस एक्स रेस टू द पावर n प्लस वन, जिसे मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस एक्स रेस टू द पावर n इंटू a प्लस एक्स लिख सकता हूं। भाई मैंने इसे ऐसा लिख दिया तो कोई गुनाह तो नहीं है, a प्लस एक्स की पावर n प्लस वन को मैं ऐसा लिख दूं तो कौन सा पाप है, बिल्कुल नहीं है। और देखिए a प्लस एक्स की पावर n की वैल्यू क्या है, वो तो आपको गिवन है, भाई आपने माना है ना कि n इक्वल टू n के लिए वो ट्रू है, तो वो क्या है n सी जीरो ए रेस टू द पावर n, n सी वन ए रेस टू द पावर n माइनस वन एक्स प्लस n सी टू ए रेस टू द पावर n माइनस टू एक्स स्क्वायर अप टू n सी n एक्स टू द पावर n इंटू क्या a प्लस एक्स। ये कुछ पिक्चर बनकर आ गई आपके पास में, बहुत अच्छी बात है। अब आप आगे क्या करेंगे, देखिए हमने क्या लिया है, इसकी LHS, हमने LHS ले ली। भाई हमें n इक्वल टू n के लिए हमने ट्रू मान लिया है, n प्लस वन के लिए हमें प्रूव करना है, मतलब हमें यहाँ n की जगह n प्लस वन रख दे तो मुझे ये प्रूव करना है, जिसको मैंने सिंप्लीफाई करा तो मुझे ये प्रूव करना है, मतलब मुझे इसकी वैल्यू इसके बराबर लानी है, और जिसके बराबर लानी है मैं उसका LHS लिया, और इसे मैं ऐसा लिख सकता था a प्लस एक्स टू द पावर n की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन वन आई हैव सब्स्टिट्यूटेड हियर, और ये आपके पास में एज इट इज ये आ चुका। अब जरा मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखिए इसका मैं इन दोनों के साथ में मल्टीप्लिकेशन करता हूं, गौर कीजिएगा, यहां पर n सी जीरो और a रेस टू द पावर n, और यहां पर a, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाने पर n प्लस वन आ जाएगा, और फिर मैं उसका x में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा n सी जीरो ए रेस टू द पावर n x। होप आपको ये समझ में आया है। भाई आपने इसका इन दोनों में मल्टीप्लाई करा, जब a रेस टू द पावर n का a में मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल टर्न आउट इनटू a रेस टू द पावर n प्लस वन, और a रेस टू द पावर n का उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ये आएगा। अब इसका इन दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो n सी वन ए की पावर n इंटू एक्स, और n सी वन ए रेस टू द पावर n माइनस वन एक्स स्क्वायर। व्हाट आई हैव डन, मैंने इसका इन दोनों में मल्टीप्लाई करा, वो ये दो आए, फिर इसका इन दोनों में मल्टीप्लाई करा तो वो ये दोनों आए। आराम से चेक कर लीजिए, a रेस टू द पावर n माइनस वन का a में मल्टीप्लाई होगा तो वो ये आएगा, और a रेस टू द पावर n माइनस वन x का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आप इसका मल्टीप्लाई कीजिए, तो अब यहां पर मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, n सी टू ए रेस टू द पावर n माइनस वन एक्स स्क्वायर। ये देखिए
NC2 a रेस टू द पावर n माइनस 2 था और यहाँ a था, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन से क्या होगा, a रेस टू द पावर n माइनस 2 और a स्क्वायर मिलकर a रेस टू द पावर n माइनस 1 हो गया, और फिर उसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा, NC2 a रेस टू द पावर n माइनस 2 x क्यूब। कुछ इस तरह की पिक्चर बन गई भाई। आपने इसका इसमें मल्टीप्लाई करा तो वो ये आया, a की पावर n माइनस 2 a की पावर 1 a की पावर n माइनस 1, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करा तो वो ये आया। बहुत अच्छी बात है। और फिर ऐसे ही चलते जाएंगे और आखिरी में ये जो आपके पास में एक्सप्रेशन आया है NCN x रेस टू द पावर n का इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये होगा NCN और क्या a इंटू एक्स की पावर n प्लस NCN x की पावर n प्लस 1। आप आराम से चेक कर सकते हैं, आपके पास में कुछ ऐसा ही एक्सप्रेशन लिखा हुआ आएगा। होप आपको ये बात समझ में आई है। चेक कर लीजिए भैया, आपने जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करा तो आपको ये मिला, और जब आपने इसका इसमें मल्टीप्लाई करा तो आपको ये मिला साहब। अब देखिए बाकी का मैं काम यहां पर करने जा रहा हूं, बाकी का काम मैं यहां पे करने जा रहा हूं, जगह मेरे पास में जो है मैं उसी का उपयोग कर रहा हूं। अभी आप देखिए ये जो आपके पास में लिखा हुआ है NC0 a रेस टू द पावर n प्लस 1, इससे मैं जो है NC0 को मैं n प्लस 1 C0 भी लिख सकता हूं। क्या मैं NC0 को n प्लस 1 C0 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि NC0 की वैल्यू या n प्लस 1 C0 की वैल्यू 1 ही होती है। सो आप उसे NC0 लिखो या n प्लस 1 C0 लिखो, बात एक ही है। तो आपने इसे ऐसा लिख दिया, बहुत अच्छी बात। अब आप एक काम कीजिए, जो सेम पावर्स वाले टर्म्स हैं उनको एक साथ लिख दीजिए। मेरे कहने का मतलब क्या है, सेम पावर वाले टर्म्स आपने इन दोनों को आप एक साथ लिख दीजिए। देखिए इसमें भी a रेस टू द पावर n x a रेस टू द पावर n x साथ में आ रहा है। तो चलिए इसमें से आपने NC0 प्लस NC1 अलग निकाल दिया और कॉमन निकल कर आ गया a रेस टू द पावर nx। चेक कर लीजिए भाई, NC0 NC1 a रेस टू द पावर nx a रेस टू द पावर nx वहां पर आ गया। ठीक इसी प्रकार से नाउ यू पुट दम टुगेदर, अब आप इन दोनों को एक साथ लिख दीजिए। व्हेन यू पुट दम टुगेदर, जब आप इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो क्या होगा बच्चों, यहाँ a रेस टू द पावर n माइनस 1 है, यहाँ भी है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी है, तो बहुत अच्छी बात है। और साथ में कॉमन क्या निकल कर आ जाएगा, साथ में कॉमन निकल कर आ जाएगा NC1 अलग और साथ में NC2, और इन दोनों में से कॉमन निकल कर आ गया कुछ ऐसा, a रेस टू द पावर n माइनस 1 एक्स स्क्वायर। परफेक्ट। और ठीक इसी तरीके से आप आगे चलेंगे तो आपको मिलेगा, बिल्कुल सिमेट्री बिठा लीजिए। यहाँ NC0 NC1 आया, यहाँ NC1 NC2 आया, तो अगली बार आएगा NC2 NC3 a रेस टू द पावर n माइनस 2 एक्स क्यूब। कुछ ऐसा चलता जाएगा। और आखिरी वाला जो टर्म आपके पास में आएगा, लास्ट टर्म जो आएगा NCN, दैट NCN को मैं आखिरी वाले टर्म को क्या लिख सकता हूं, उसे मैं लिख सकता हूं n प्लस 1 CN प्लस 1 एक्स रेस टू द पावर n प्लस 1। भैया आप जैसे ये था वैसे ही मैं आपको बताऊं, आप NCN लिखें या n प्लस 1 CN प्लस 1 लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों की ही वैल्यू 1 होती है। तो देखिए आपने इस NC0 को लिख दिया n प्लस 1 C0 a रेस टू द पावर n, और a रेस टू द पावर n x a रेस टू द पावर n x कॉमन निकाल दिया तो बाकी ये बचा। ऐसे यहाँ पर a रेस टू द पावर n माइनस 1 एक्स स्क्वायर a रेस टू द पावर n माइनस 1 एक्स स्क्वायर, दोनों में से कॉमन निकाल दो तो ये बचा। एंड लाइकवाइज ऐसे ही भाई यहाँ पर NC0 NC1 था, NC1 NC2 था, NC2 NC3 था, तो चलता जाएगा। और आखिरी वाला जो होगा भैया, कई लोगों की वो स्क्रीन से कट जाता है, वो स्क्रीन रिजोल्यूशन का फंडा कई बार किसी किसी के साथ में तकलीफ दे देता है, इसीलिए मैं बोल के बता रहा हूं। NCN को मैंने n प्लस 1 CN प्लस 1 लिख दिया और x रेस टू द पावर n प्लस 1। ठीक, अब तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और देखिए अब ये क्या है, ये है n प्लस 1 C0 a रेस टू द पावर n प्लस 1। और यहां जो आपके पास में जो एक्सप्रेशन आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इस एक्सप्रेशन के लिए मैं आपको याद दिला दूं भैया, रफ वर्क में मैं आपको अलग से याद दिला दूं कि NCR माइनस 1 प्लस NCR को आप लिख सकते हैं n प्लस 1 CR। यू रिमेंबर दैट? वी नो NCR प्लस NCR माइनस 1 को लिखा जा सकता है n प्लस 1 CR, करेक्ट। तो यहां आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ये NCR प्लस NCR माइनस 1, जितना यहां लिखा उससे कम लिखा है, जितना यहां लिखा उससे कम लिखा है, जितना यहां लिखा उससे कम लिखा है। सो आई कैन राइट दिस इज n प्लस 1 CR। देखिए यहां पर ये आया, क्या मैं इसे ऐसा नहीं लिख सकता भाई? देखिए दिस इज NCR प्लस NCR माइनस 1, n प्लस 1 CR हो जाएगा।
NCR प्लस NCR माइनस 1 क्या हो जाएगा, N प्लस 1 CR, और बाकी वैसा का वैसा। यहां पर भी फिर वैसा का वैसा ही, यहां पर क्या होगा, ये NCR और उससे कम करके लिखा तो ये क्या हो जाएगा N प्लस 1 CR, और ये कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा आ चुका आया भाई। ये NCR और ये NCR माइनस 1 क्या हो गया, N प्लस 1 CR, R का काम यहां पर 1 कर रहा है, और यहां पर NCR प्लस NCR माइनस 1, R का काम यहां पर 2 कर रहा है। ऐसे ही वहां पर R का काम कौन कर रहा है बच्चों, R का काम वहां पर 3 कर रहा है। ये लीजिए साहब, ये, और लास्ट वाला जो आपके पास में है वो है कुछ ऐसा, इस तरीके से ये आपके पास आया। अब जरा गौर कर लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से आंखें गड़ा लीजिए और चेक कीजिए, आपको जो प्रूव करना था उसकी RHS चेक कीजिए। उसकी RHS क्या है, देखिए n प्लस 1 C0 n a रेज़ टू द पावर n प्लस 1, ये वही है। आप इस पर आंखें गड़ाइए और इस पर आंखें गड़ाइए, दे बोथ आर सेम, परफेक्ट। इस पर आंखें गड़ाइए और इस पर आंखें गड़ाइए, दोनों सेम है, n प्लस 1 C1 n प्लस 1 C1 a रेज़ टू द पावर n x a रेज़ टू द पावर n x, वही आ रहा है, परफेक्ट। n प्लस 1 C2 a टू दी, ये वही आ रहा है, परफेक्ट। यहां पर आके गड़ाइए, परफेक्ट, एंड लाइकवाइज। सो अल्टीमेटली हमें जो प्रूव करना था हम उसकी RHS लेकर आ चुके हैं, हमें जो प्रूव करना था हम उसके RHS ला चुके हैं। भैया देखिए, अगर हमारे पास में कोई बाइनोमियल टर्म है और उसकी पावर में छोटी पावर से 2 3 4 5 6 7 तक तो हम काम कर लेंगे, लेकिन अगर कल को 1760 प्रॉब्लम आ जाए, पावर आ जाए, तो फिर हम क्या काम करेंगे, हम बड़ी कोई पावर आ जाए तो हम क्या काम करेंगे, तो वो तो तरीका जो है वो तो असहज हो जाएगा। देयर वी हैव अ जनरल आइडेंटिटी, वी हैव जनरल फार्मूला, वी हैव अ सिंपल आइडेंटिटी, सो दैट फॉर एवरी नेचुरल वैल्यू ऑफ n we can apply this formula. So हमने n equals to 1 के लिए इसको चेक करा, n equals to n के लिए इसको ट्रू माना, और फिर now we are going to check it for n equals to n plus 1। तो मैंने n plus 1 जब यहाँ पे रखा LHS में, RHS में भी रखा, RHS को जब सिंप्लीफाई करता हूँ, कुछ नहीं, n plus 1 में से 1 जाएगा तो n बचेगा, n प्लस 1 में से 2 जाएगा तो n माइनस 1 बचेगा, लाइकवाइज। तो मुझे 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 ये प्रूव करना है, वी हैव टू मेक इट वैलिडेटेड, वी हैव टू मेक इट ट्रू, वी हैव टू फाइंड वेदर इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू n प्लस 1 और नॉट। सो मुझे ये प्रूव करना, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने इसके LHS ली, उसको मैंने ऐसा स्प्लिट कर दिया, a प्लस एक्स टू द पावर n को मैं ट्रू मान के चल रहा हूँ, तो मैंने उसको ले लिया और ये साथ में मल्टीप्लीकेशन कर दिया। इसका मैंने इन दोनों में मल्टीप्लीकेशन किया तो ये 2 आए, फिर इसका इन दोनों मल्टीप्लीकेशन किया तो ये 2 आए, एंड सो ऑन। फिर सेम पावर वाले टर्म्स को एक साथ लिख दिया, इन दोनों को एक साथ लिख दिया, इन दोनों को एक साथ लिख दिया, लाइकवाइज है। तो ये तो NC0 को क्या लिखा, n प्लस 1 C0, और यहां पर से a रेज़ टू द पावर n x, a रेज़ टू द पावर n x कॉमन निकाला, NC0 प्लस NC1, ऐसे यहां पर NC1 प्लस NC2 एंड लाइकवाइज। और आखिरी का जो NCn था उसे n प्लस 1 C n प्लस 1 भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों की ही वैल्यू 1 होती है। बहुत अच्छी बात है। और NCR प्लस NCR माइनस 1 की वैल्यू होती है n प्लस 1 CR, तो वो यहां पर वही करा मैंने, R का काम यहां पर 1 कर रहा था, यहां R का काम 2 कर रहा था, वहां R का काम 3 कर रहा था, एंड सो ऑन। तो ये पिक्चर आपके पास में बनकर आ जाएगी। तो ये वही एक्सप्रेशन आया है जो RHS पर लिखा है, अर्थात n इक्वल्स टू n प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। सो यू विल हैव टू राइट डाउन इट इज ट्रू, हेंस इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू n प्लस 1। सो आई कैन से द गिवन assumption is also correct. So please make it noted down in your notebook. तो नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। तो ये जो आपके पास में एक्सप्रेशन लिखा हुआ आया है वो n इक्वल्स टू n प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। मतलब मैं कह सकता हूं कि दिस इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल वैल्यू ऑफ n, हर नेचुरल नंबर के लिए, हर प्राकृत संख्या के लिए ये सही है, हर प्राकृत संख्या के लिए सही है। क्या एक्सप्रेशन आपके पास में आया बच्चों, NC0 a रेज़ टू द पावर n, NC1 a रेज़ टू द पावर n माइनस 1, इस तरीके से। अब आप इस एक्सप्रेशन को जरा देखिए, इस एक्सप्रेशन को जरा आप देखिए और आप क्या पा रहे हैं जरा उस पर गौर कीजिए। भाई सबसे पहली बात, यहां पर ये जो एक्सप्रेशन आपके पास में आया है, सबसे पहले आप इसमें देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। देखिए NC1 NC2 NC3 से NCn तक, NC1 NC2 NC3 से लेके NCn तक n टर्म्स आएंगे। NC1 NC2 NC3 NC4 से लेकर NCn तक कितने टर्म्स है, n टर्म्स है, और एक टर्म ये भी है, एक टर्म ये भी है। अरे NC1 1 2
3 4 से लेके n तक n टर्म्स और एक NC 0। सो हम बोल सकते हैं क्या, पहली बात हम यहां पर बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपांशन आर, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपांशन आर n+1। कितने टर्म्स आ रहे हैं? n+1 टर्म्स आ रहे हैं, मतलब जितनी पावर है उससे एक ज्यादा टर्म्स आ रहे हैं, पावर जितनी है उससे एक ज्यादा टर्म्स आ रहे हैं। और ये होगा, क्यों होगा जरा चेक कीजिए, जरा दिमाग लगाइए। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। अरे पावर 2 थी तो देखिए कितने टर्म्स आए, 3 टर्म्स आए। और ऐसे ही अगर पावर 3 कर दी जाए तो क्या होगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी। यहां पर कितने टर्म्स आ रहे हैं? 4 टर्म्स आ रहे हैं। यू कैन सी, पावर 2 थी तो 3 टर्म्स आए, पावर 3 है तो 4 टर्म्स आए, अर्थात जितनी पावर है उससे एक ज्यादा टर्म्स आ रहे हैं। सो ड्यूरिंग एवरी बाइनोमियल एक्सपांशन द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपांशन आर n+1। व्हाट इज द पावर, व्हाट इज द इंडेक्स? जो घात है उस घात से एक ज्यादा टर्म आएंगे। लिख लीजिएगा भाई, आप यहां हेडिंग डाल सकते हो प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल एक्सपांशन, द्विपद प्रसार के प्रगुण, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल एक्सपांशन, द्विपद प्रसार के प्रगुण। तो पहली बात आपने क्या देखी कि जितनी पावर है उससे एक ज्यादा टर्म आ रहा है। पावर 5 है तो 6 टर्म्स आएंगे, पावर 10 है तो 11 टर्म्स आएंगे, पावर 100 है तो 101 टर्म्स आएंगे, पहली बात। और दूसरी बात आप यहां पर एक और नोट डाउन करेंगे कि जितने भी टर्म्स आ रहे हैं आपके पास में, इन हर किसी टर्म्स में a और x की पावर्स का सम निकालिए। सम ऑफ पावर्स, सम ऑफ पावर्स ऑफ a and x in every term is, हर किसी टर्म में और a और x की पावर्स का सम निकालिए। जरा देखिए यहां पर a की पावर कितनी है? n, और x लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं लिखा हुआ दिखाई दे रहा। भाई यहां आपको a तो लिखा हुआ दिखाई दिया, x नहीं लिखाई दिया, मतलब उसकी दूसरी भाषा मैं यूं कह सकता हूं कि x की पावर 0 है। उसका मतलब क्या हुआ भाई, x यहां पर नहीं लिखा मतलब x की पावर 0 है, तो a और x की पावर्स का सम निकालिए, वो आ रहा है n+0। भाई a की पावर n और x की पावर 0, मतलब पावर्स का सम n+0। यहां पर जरा चेक कीजिए, यहां पर पावर्स n-1 प्लस 1, यहां n-1 प्लस 1 यानी n हो गया, यहां पर n-2 प्लस 2 हो गया। भाई आई एम डिटरमाइनिंग द सम ऑफ इंडाइसेस ऑफ द a एंड x, मैं a और x के घातों का योग निकाल रहा हूं। n-1 प्लस 1, n-2 प्लस 2, n-3 प्लस 3। यू कैन सी। सो आप यहां पर क्या देख रहे हैं कि जितने भी टर्म्स हैं, देखिए यहां पर a की पावर 0 n थी, x की पावर 0 थी, आपने सम निकाला n+0 मतलब n आया। यहां n-1 था, a की पावर और x की पावर ये थी, इनको कैंसिल करा n आया। a की पावर n-2 थी, x की पावर 2 थी, इनको कैंसिल करा n आया। a की पावर n-3 थी, x की पावर 3 थी, इनको कैंसिल करा n आया। मतलब क्या कह सकते हो, सम ऑफ पावर्स ऑफ a एंड x इन एवरी टर्म इज n। हर किसी टर्म में a और x की पावर्स का सम n आ रहा है, अर्थात जितनी पावर है उतना आ रहा है। आप कोई भी टर्म देख लीजिए, यू कैन सी, यू कैन वेरीफाई, यू कैन मेक इट श्योर दैट इन एवरी टर्म सम ऑफ पावर, सम ऑफ इंडाइसेस ऑफ a एंड x इज n। a और x के घातों का योग n है, अर्थात जितनी पावर है, देखिए a की पावर n, x की पावर 0, सम n आया, इन दोनों का सम निकालिए n आया, इन दोनों का सम निकालिए n आया, इन दोनों का सम निकालिए n आया। अब यहां आपको a नहीं लिखा हुआ दिखाई दे रहा, मतलब दूसरी भाषा में a 0 है, a की पावर 0 है, तो यहां पर सम निकालेंगे तो यहां पर भी n आएगा, आएगा। बहुत बढ़िया। तो आप किसी भी टर्म में देख लीजिए, जैसे आप यहां पर देखिए, आप इसका जब आपने स्क्वायर किया तो यहां a की पावर 2 है लेकिन b की पावर नहीं है, मतलब b की पावर 0 है। यहां b की पावर 0 है, मतलब a और b की पावर्स का सम 2। यहां a नहीं है, मतलब a की पावर 0 और b की पावर 2, तो सम 2, और यहां पर ये 1 और ये भी 1 2। तो हर किसी टर्म में आप देख लीजिए a और b की पावर्स का सम 2 आ रहा है। यहां देखिए a की पावर 3 है लेकिन b नहीं है, मतलब पावर्स का सम 3 है। a नहीं है, b 3 है, मतलब पावर का सम 3 है। 1 और 2 3, 2 और 1 3। अल्टीमेटली हर किसी टर्म में तो क्या पाया आपने, सम ऑफ पावर्स ऑफ a एंड x इन एवरी टर्म इज n। हर किसी टर्म में a और x की घातों का योग n है, मतलब जितनी पावर है उतनी। नंबर ऑफ टर्म्स उससे ज्यादा आएंगे, एक ज्यादा आएंगे, हाँ। और दूसरा, हर किसी टर्म में a और x की पावर्स का सम कितना होगा बच्चों, n। बहुत अच्छी बात। मैं आगे बढ़ रहा हूं, इसे मैं मिटाऊंगा।
चलिए अभी तो मेरा मिटाए बगैर काम हो सकता है, तो हम प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हमने ये देखी, दूसरी प्रॉपर्टी हमने ये देखी, और तीसरी प्रॉपर्टी हम यहां पर देखें बच्चों, वो हम देख रहे हैं यहां पर r प्लस वंथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। क्या देख रहे हो आप बच्चों? r प्लस वंथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, शुरुआत से n प्लस वंथ टर्म। वी आर टॉकिंग अबाउट r प्लस वंथ टर्म। देखिए मैं शुरुआत से कोई r प्लस वंथ टर्म अगर फाइंड आउट करना चाहता हूं तो जरा देखिए, फर्स्ट टर्म में क्या आया? NC0। सेकंड टर्म में क्या आया? बहुत आसान है, ये सिंपल एनालॉजी लग रही है भाई। फर्स्ट टर्म में NC0, सेकंड टर्म में NC1, थर्ड टर्म में NC2, फोर्थ टर्म में NC3, फिफ्थ टर्म में NC4। आई रिपीट, फर्स्ट टर्म में क्या लिखा? NC0, सेकंड टर्म में क्या लिखा? NC1, थर्ड टर्म में क्या लिखा? NC2। मतलब आप जो टर्म निकाल रहे हो उससे एक कम लिख रहे हो, तो ये क्या होगा? NCR। आई रिपीट, R प्लस वंथ टर्म में निकाल रहा हूं। फर्स्ट टर्म में आपने लिखा 0, सेकंड टर्म में लिखा 1, थर्ड टर्म में लिखा 2। दिमाग लगाइए वापस से, फर्स्ट टर्म में 0, फर्स्ट टर्म था तो 0 लिखा, सेकंड टर्म में 1 लिखा, थर्ड टर्म में 2 लिखा, मतलब जो है उससे एक कम। तो r प्लस 1 टर्म में उससे एक कम करेंगे, r प्लस 1 से एक कम करा तो क्या आया? CR आएगा, R आएगा। और फिर यहां a की पावर कितनी? आप देखिए, यहां पावर, यहां 1 था तो यहां n-1 करा, यहां 2 था तो यहां n-2 करा, यहां 3 था तो यहां n-3 करा, तो यहां r है तो यहां n-r करेंगे। देखिए यहां 1 था तो n-1, जितना यहां लिखा उतना सब्ट्रैक्ट किया, 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 जितना यहां लिखा उतना सब्ट्रैक्ट किया। तो आप यहां r लिखा तो यहां उतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बोले सर आपने यहां कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं किया, तो कोई बात नहीं ना। देखिए NC0 a की पावर n को क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता? NC0 a की पावर n-0 और x की पावर 0। कांट आई राइट दिस? ऑफ कोर्स आई कैन राइट। तो यहां क्या लिखा आपने? पहले टर्म में 0 आया, सेकंड टर्म में 1 आया, थर्ड टर्म में 2 आया, मतलब जितना है उससे एक कम आया। तो यहां जो था उससे कम कर दीजिए। फिर यहां जो लिखा है उतना ही माइनस करने का, यहां जितना लिखा उतना ही माइनस करने का, यहां जितना लिखा उतना ही माइनस करने का, तो यहां जितना लिखा है उतना ही माइनस करने का है। कर दिया, बहुत अच्छी बात है। और फिर x की पावर कितनी? यहां 1 था तो यहां पावर 1 थी, यहां 2 था तो पावर 2 थी, यहां 3 था तो पावर 3 थी, एंड सो ऑन। सो यहां आपके पास में क्या आ जाएगा? जितना यहां पर है ये। सो ये आपके पास में क्या आ गया बच्चों? r प्लस वंथ टर्म, जिसकी जरूरत आपको बहुत ज्यादा पड़ने वाली। भर भर के ये जो 3 प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हैं उनमें सबसे ज्यादा यूजफुल प्रॉपर्टी, सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाली अगर कोई प्रॉपर्टी है, कोई प्रगुण है, तो बच्चों वो यही है, यही है, यही है। This will be the most useful property. R plus 1th term from the beginning will be NCR a raised to the power n minus r x की पावर r। जो यहां लिखा उतना ही माइनस करने का ये। और एक और बात आप नोट डाउन कर सकते हो, आपने इस एक्सपेंशन को ऐसा लिखा है, आपने इस एक्सपेंशन को ऐसा लिखा है, तो जिस तरीके से मैंने लिखा है इसमें आप पा रहे हो कि जैसे जैसे आप राइट में जा रहे हो वैसे वैसे a की पावर कम होती जा रही है और x की पावर बढ़ती जा रही है। यू कैन सी the power of a is decreasing down while that of x is increasing up। जैसे जैसे आप राइट में जा रहे हो वैसे वैसे a की पावर घटती जा रही है और x की पावर बढ़ती जा रही है। यू कैन सी? यस यस। हमने ऐसा लिखा है, हम ऐसा ना लिखते हुए इसका रिवर्स भी लिखते हुए, क्योंकि हम देखिए हम जानते हैं ना यार, किसी अगर हमारे पास में कोई 3 रियल नंबर्स हैं a प्लस b प्लस c जिनका सम कर रहा हूं, तो मैं a प्लस b प्लस c की जगह उसको c प्लस b प्लस a भी लिख सकता हूं। और ये भी कोई जरूरी थोड़ी ना कि मैंने ऐसा भी लिख दिया तो भी क्या फर्क पड़ना है, या फिर मैंने ऐसा लिख दिया a प्लस c प्लस b, ऐसा कुछ भी उल्ट पुटांग ऑर्डर लिख सकता हूं। पर ये जब आपने बिल्कुल इस तरह से सिस्टमैटिक लिखा हो, अमूमन प्रेफर ये किया जाता है, अमूमन ये पसंद किया जाता है कि आप इसे बिल्कुल एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में चलाएं। वरना आप इसको पहले लिख दें, इसको बाद में लिख दें, इसको पहले लिख दें, इसको बाद में लिख दें, तो भी कोई वो नहीं है भाई, ऑब्जेक्शन कोई ले नहीं सकता उस बात पे। नोबडी कैन ऑब्जेक्ट इन दैट कि सर मैंने ऐसा नहीं लिखा, मैंने इसको कुछ उटपटांग कर दिया।
तो फिर वो ये जो टर्म है ये भी उठपटांग हो जाएंगे, ये भी इनमें भी कोई एक सिंपल एक रेगुलर पैटर्न नहीं चल पाएगा जैसा कि अभी चल पा रहा है। अगर मैंने इनको कुछ उठपटांग करके लिख दिया, उठपटांग मतलब लिखना तो मुझे यही है जो है, लेकिन मैंने इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, इसको कहीं बीच में पटक दिया, इसको कहीं आगे पटक दिया, उस आखिरी वाले को कहीं बीच में लाकर रख दिया, तो क्या वो एक्सपेंशन की वैल्यू गलत आएगी? हरगिज नहीं आएगी। भाई आप रियल नंबर्स का समेशन कर रहे हो तो वैल्यूज तो सेम रहेंगी। दैट इज इमटेरियल इन व्हाट ऑर्डर दे हैव बीन रिटन डाउन, तो उससे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। मसला यह है कि हम एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिखते हैं तो आप पा रहे हैं कि a की पावर धीरे धीरे कम होती जा रही है और x की पावर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अदरवाइज इसका बिल्कुल रिवर्स कर देंगे तो उल्टा हो जाएगा, x की पावर कम होती जाएगी और a की पावर बढ़ती जाएगी। बट तरीका यही होगा बच्चों कि जो पहले लिखा है उसकी पावर्स को आप कम करिए और जो बाद में लिखा है उसकी पावर्स को बढ़ाइए। मैंने a प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन किया, कुछ महानुभाव x प्लस a की पावर n का एक्सपेंशन भी कर सकते लिखते होते हैं। तो आप बोलें कि सर हमारी पुस्तक में ऐसा लिखा है या हमारे टीचर ने तो हमको ऐसा कराया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ऐसा लिखेंगे तो फिर इसका बिल्कुल रिवर्स करके लिखेंगे। बस इतना ध्यान रखिए जो पहले लिखा है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए और जो बाद में लिखा है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा। ये बात कंफर्म है, तो ये कर लीजिएगा बच्चों। इसी के ऊपर हम लोग कुछ एक सम्स कर लेते हैं, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। 3 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं। क्या पहली तो क्या कि जितनी पावर है नंबर ऑफ टर्म्स उससे ज्यादा आएंगे, हर किसी टर्म में इन दोनों की पावर्स का सम जितनी पावर है उतना ही आएगा। और तीसरी बात हमने जो देखी कि r+1 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, r+1 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग जो होगा बच्चों वो होगा NCR a रेज़ टू द पावर n-r और x की पावर r। चलिए इसी पर हम सम करते हैं। हमें दे रखा है जैसे एग्जांपल के तौर पे x² - 3 टू द पावर 10 और इसमें मुझसे पूछा है 6th टर्म बताइए। कौन सा टर्म बताइए? फाइंड आउट 6th टर्म। तो कैसे करेंगे जरा हम देखें। 6th टर्म मेरे से पूछा है तो मुझे क्या करना होगा भैया? 6th टर्म पूछा है तो मैं उसे 5+1 लिख सकता हूं, r+1 की फॉर्म में लिख दीजिए। ये लिख दिया। अब इसका तरीका क्या बताया सर ने? इसका तरीका बताया बेटा NCR, n यहां पर 10 है, CR, r की वैल्यू 5 और a का काम यहां पर x² कर रहा है कि पावर n-r और x का काम यहां पर -3 कर रहा है पावर ये। होप आपको समझ में आया है। भाई इसका एक्सपेंशन, कोई छठा टर्म पूछा तुमसे, कौन सा टर्म पूछा है? छठा टर्म मतलब 5+1। उसे मैं ऐसा नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिखता हूं भाई ये r+1 को लिख दिया NCR a की पावर n-r x की पावर r। एग्री हो? बहुत अच्छी बात। ये आपके पास आ गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। 10 से 5 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। 5 टर्म उल्टे, नीचे 5 टर्म सीधे और उसके बाद में और सिंप्लीफाई जो करना वो कर लीजिए। ऑब्वियसली दिस टर्म विल बी नेगेटिव बिकॉज -3 की पावर 5 और माइनस की पावर और मतलब माइनस को और बार मल्टीप्लाई करने पर दैट विल टर्न आउट इनटू नेगेटिव क्वांटिटी ऑब्वियसली। सो व्हाट वी गेट एग्जैक्टली, हमें ये मिल जाएगा। भाई समझ में आया होगा। छठा टर्म पूछा है मतलब 5+1 टर्म पूछा है, मतलब कुछ ऐसा पूछा है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, वो मैं नहीं करूंगा। चलिए मुझसे अगला पूछा गया 2x + 5 की पावर 50। मुझसे पूछा गया है इसमें 21st टर्म। आई नीड टू फाइंड आउट 21st टर्म। अब वीडियो को पॉज करके क्यों ना एक बार आप खुद से कोशिश करें। तो आपके पास में 21st टर्म अगर आपसे पूछा है तो 21st टर्म मतलब आपसे T21 पूछा है। T21 को अगर मैं T20+1 लिख दूं तो क्या कोई गुनाह, कोई पाप, कोई मिस्टेक है? ऑब्वियसली नहीं है। और क्या होगा? r+1 की वैल्यू क्या होगी? 50 CR a यहां पर है 2x की पावर n-r और x की पावर r। ये लीजिए और इसको आप सिंप्लीफाई कर ही सकते हैं उसके बाद में, कोई बड़ी बात नहीं है। वेल एंड गुड। चलिए हमें जैसे यहां पर दिया है 3x - 1/x रेज़ टू द पावर 25 और मुझसे इसमें पूछा है साहब 13th टर्म। कौन सा टर्म पूछा है? 13th टर्म। 13 टर्म क्या होगा? 13 टर्म होगा बच्चों T13 यानी कि T12+1। T12+1 और वो क्या होगा? क्या फार्मूला बताया सर ने इसका? सर ने फार्मूला बताया r+1 के लिए NCR, n का काम यहां पर 25 कर रहा है, CR ये हो जाएगा, a यहां पर 3x की पावर 25 - 12 और यहां -1/x की पावर 12।
ये आपके समक्ष आ चुका, बहुत अच्छी बात है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर ही सकते हैं, -1 की पावर 12 तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन और यहाँ x की पावर 13 आएगा, x की पावर 13 से x की पावर 12 कैंसिल होने के बाद में केवल x बचेगा। तो ये किस तरीके से आप करेंगे, ये कर ही सकते हैं, ठीक साहब। तो सिंप्लीफाई मैं नहीं करूंगा भैया, ये काम तो आप कर ही सकते हैं। अगर आपने ये प्रॉब्लम्स को नहीं लिखा हो तो लिखिएगा और इनको आगे आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर लीजिएगा, सरलतम रूप में लेकर आ जाइएगा। यू हैव टू ब्रिंग देम इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। चलिए, नाउ आई एम गोइंग टू मूव अहेड। और मुझे अभी यहां पर पूछा है कि 3x प्लस 1/x² रेज्ड टू द पावर 20, मुझसे इसमें पूछा है फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। क्या पूछा है मुझसे यहां पर, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। वीडियो को पॉज करके कीजिए। देखिए, इस बार आपसे पूछा है पांचवा टर्म, फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, अंत से। मतलब अभी तक क्या था, ये जो फार्मूला आपने लिखा ये कहां से लिखा, बिगिनिंग से, लेकिन यहां पर उन्होंने कहां से बोल दिया, अंत से, वहां से चलना है। अब आप जरा देखिए, दिमाग लगाइए, जो अंत से पांचवा टर्म है, जो अंत से पांचवा टर्म है, वो बिगिनिंग से कौन सा टर्म होगा, दैट यू नीड टू सी, कौन सा टर्म होगा वो। भेजा लगाइए भाई, टोटल कितने टर्म्स आएंगे, दिस हैज टोटल 20 + 1 यानी 21 टर्म्स आएंगे। इसके एक्सपांशन में कितने टर्म्स आएंगे बच्चों, हाउ मेनी टोटल टर्म्स विल बी देयर, भाई 20 और 1 21 टर्म होंगे, जितनी पावर होती है उससे एक ज्यादा होते हैं। अब आपको अंत से पांचवा टर्म निकालना है। अब अंत से जो फर्स्ट टर्म होगा, जरा देखिए, अंत से जो फर्स्ट टर्म होगा वो बिगिनिंग से कौन सा होगा, 21। अंत से जो सेकंड होगा वो बिगिनिंग से कौन सा होगा, 20th। अंत से जो थर्ड टर्म होगा वो बिगिनिंग से कौन सा होगा, 19th। अंत से जो फोर्थ टर्म होगा वो बिगिनिंग से कौन सा होगा, 18th। अंत से जो पांचवा टर्म होगा वो बिगिनिंग से कौन सा होगा, 17th। दिमाग लगा लीजिए, अंत से जो पहला टर्म है, एंड से जो फर्स्ट टर्म है वो बिगिनिंग से कौन सा है, 21st। अंत से जो सेकंड टर्म है वो बिगिनिंग से 20th। अंत से जो थर्ड टर्म है वो बिगिनिंग से 19th। अंत से जो फोर्थ टर्म है वो बिगिनिंग से 18th। अंत से जो फिफ्थ टर्म है बच्चों वो बिगिनिंग से 17th। मतलब आपको एंड से फिफ्थ टर्म निकालना है, एंड से आपको फिफ्थ टर्म निकालना है, अर्थात आपको बिगिनिंग से वो कौन सा टर्म होगा, मतलब आपको बिगिनिंग से बच्चों 17th टर्म निकालना है, 17th टर्म फ्रॉम beginning. We have to find fifth term from and मतलब we have to find 17th term from the beginning। और 17th term कैसे निकलेगा, 17th term को मैं 16 + 1 लिख सकता हूं, और वो क्या होगा, NCR a क्या होगा, ये की पावर कितनी, n-r, और x की पावर r, ये लीजिए। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यू पीपल कैन सिंप्लीफाई इट इजीली, नॉट अ बिग डील फॉर यू, ऑब्वियसली हम बहुत सरलता से इसको हल कर लेंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। ये लीजिए साहब, NCR। अब आप उसको काम कर ही सकते हैं। तो जो एंड से पांचवा टर्म आया वो बिगिनिंग से कौन सा टर्म आ रहा है बच्चों, वो बिगिनिंग से 17th टर्म आ रहा है। तो अभी यहां हमने इसको इस तरह से करा, अदरवाइज हम इसके लिए जनरलाइज फार्मूला बना लें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो चलिए हम लोग जनरलाइज फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। पहले ये नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, कर लिया। चलिए देखिए, अब मैं आपको बता दूं, अगर हमको इस तरह से जनरलाइज फार्मूला ही बनाना होगा, क्योंकि अभी तो वो तो एंड से पांचवा टर्म पूछा था। सपोज कीजिए अगर एंड से, अगर मान लो यहाँ पावर होती 400 500 कुछ 1000 बड़ी सी पावर होती, और आपसे पूछ लेते कि एंड से 100वां टर्म बताइए, एंड से 150वां टर्म बताइए, तो आप क्या करेंगे, जरा देखिए। आप जब एंड से आ रहे हैं तो एंड से जो फर्स्ट टर्म होगा वो बिगिनिंग से n+1th टर्म होगा, एंड से जो 2th टर्म होगा, सेकंड टर्म होगा, वो बिगिनिंग से nth टर्म होगा। भाई एंड से जो कौन सा टर्म है, फर्स्ट, वो बिगिनिंग से कौन सा है, एंड से जो फर्स्ट है वो बिगिनिंग से n+1 है, एंड से जो सेकंड टर्म है वो बिगिनिंग से ये है, एंड से जो थर्ड टर्म है वो बिगिनिंग से n-1th टर्म है, एंड से जो फोर्थ टर्म है
वो बिगिनिंग से n-2 है। आप चेक कर सकते हैं, है भाई। n से जो फर्स्ट है वो बिगिनिंग से ये वाला है, n से जो फर्स्ट आया वो बिगिनिंग से n+1 था, n से जो सेकंड टर्म आया वो बिगिनिंग से आया, n से जो थर्ड टर्म आया वो बिगिनिंग से आया, n से जो फोर्थ टर्म आया वो बिगिनिंग से आया। एग्री है इस बात से? मतलब आप एक बात नोट डाउन कर सकते हैं कि चलिए एक और देख लेते हैं। n से जो फिफ्थ टर्म है वो बिगिनिंग से कौन सा है? n-3। ये n से जो सिक्स टर्म है वो बिगिनिंग से कौन सा है? वो बिगिनिंग से n-4 टर्म है भैया। ये दोनों ये दोनों ये दोनों ये दोनों ये दोनों ये दोनों एक ही हैं। तो आप कुल मिलाकर एक बात नोट डाउन करोगे कि एंड से जो आर्थ टर्म आ रहा है, एंड से जो आर्थ टर्म आ रहा है, आर्थ टर्म फ्रॉम एंड, आर्थ टर्म फ्रॉम एंड जो आ रहा है वो बिगिनिंग से कौन सा आ रहा है? आप इसमें नोट डाउन करें, आप इसमें देखें तो बिगिनिंग से कौन सा है? बिगिनिंग से वो है बच्चों n+r या n-r प्लस टूथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। आप बहुत आसानी से ये चेक कर सकते हैं। यू कैन मेक इट श्योर वेदर आई रिटर्न इट करेक्ट और नॉट। जो एंड से आर्थ टर्म है वो बिगिनिंग से ये टर्म है। तो आप देखिए इस तरह की एक एपी चल रही है, इस तरह की एक एपी चल रही है, और इस एपी में अगर ये टर्म आप निकालेंगे तो ये कौन से नंबर का टर्म आएगा भाई? इस एपी में टोटल n+1 टर्म्स आएंगे, इस एपी में टोटल n+1 टर्म्स आएंगे। तो उसका यूज करके आप निकाल सकते हो कि कौन से नंबर का टर्म होगा। तो यू कैन मेक इट श्योर कि देखिए आप जो एंड से आर्थ टर्म होगा, एंड से जो आर्थ टर्म होगा वो बिगिनिंग से ये होगा। कैसे? देखिए अभी यहां पर जैसे एंड से जो फर्स्ट टर्म है वो बिगिनिंग से कौन सा होगा? जरा इसी फार्मूले का यूज करके देखें। एंड से जो फर्स्ट टर्म है वो बिगिनिंग से कौन सा होगा? n-1+2, यानी कौन सा? n+1 टर्म। चेक कीजिए, वही आया। एंड से जो सेकंड टर्म है, वो बिगिनिंग से कौन सा होगा? n-2+2। अरे एंड से जो आर्थ टर्म है वो बिगिनिंग से n-r+2 है ना। ये भी कंक्लूजन आया ना आपके पास में। तो आप यहां पर ये चेक करना चाह रहे हैं तो आप इसको देखिए, एंड से जो फर्स्ट टर्म है वो बिगिनिंग से कौन सा होगा? n-r की जगह 1 प्लेस कर दीजिए तो ये आया, देख लीजिए वही है। आप एंड से जो सेकंड टर्म है वो r की जगह 2 प्लेस कीजिए तो n-2+2 मतलब nth टर्म वही आ रहा है। एंड से जो थर्ड टर्म है वो बिगिनिंग से कौन सा होगा? n-3+2 यानी कौन सा? n-1 टर्म वही है। एंड से जो फोर्थ टर्म है वो बिगिनिंग से कौन सा होगा? n-4+2 यानी क्या? n-2th टर्म वही है। चेक कर लीजिए। हाँ जी, यस। सो हमारे पास में एक जनरल कंक्लूजन क्या बनकर आया है भाई? हम यहां पर एक एपी लेकर भी चल सकते हैं कि इस एपी में अगर हम निकालना चाहें कि ये कौन से नंबर का टर्म आएगा तो वहां से भी हम ये काम कर सकते हैं कि जो एंड से आर्थ टर्म है वो बिगिनिंग से कौन सा टर्म होगा? n-r+2th टर्म। आप यहीं पर चेक कीजिए, जैसे आपसे बोला था मैंने फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, मैंने आपसे पूछा एंड वाले टर्म को हम डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं। आई नीडेड टू फाइंड आउट फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। इसे मैं बिगिनिंग से कौन सा लिख सकता हूं? इसे बिगिनिंग से सर ने क्या बताया? n-r+2th यानी कितना? 20 और 5 होते हैं 22 में से 5 गए 17। सो एंड से जो पांचवा टर्म है वो बिगिनिंग से n-r+2 यानी 17वां टर्म आएगा। आप चेक कीजिए कौन सा टर्म था? वो 17वां ही आया था। और 17वां टर्म यानी क्या? उसको 16+1 लिख सकते हो। तो r+1 से कंपेयर कर लेंगे। अभी क्या हो जाएगा? NCR a की पावर कितनी? a की पावर हो जाएगी n-r और x का काम यहां पर कौन कर रहा है बच्चों? 1/x² और उसकी पावर। इस तरीके से आप देख लीजिए। अभी थोड़ी देर पहले आपने सिंप्लीफाई किया था, मैं तो मिटा चुका हूं, यही आना ही था क्योंकि वो 17 टर्म ही था, तो वही का वही मैंने यहां पर फाइंड आउट किया। सो कुल मिलाकर समरी क्या बनकर आ रही है बच्चों? होप आपको ये बात समझ में आई। हम एक एपी का यूज करके हम देख सकते हैं कि जो वहां से आर्थ टर्म होगा वो यहां से कौन सा टर्म होगा? वो यहां से n-r+2th टर्म होगा। वेल एंड गुड। सो व्हाट आई कैन से, आर्थ
टर्म फ्रॉम एंड, दिस डैश रिप्रेजेंट फ्रॉम एंड, आर टर्म फ्रॉम एंड जो होगा बच्चों वो बिगिनिंग से होगा n माइनस आर प्लस 2th टर्म। मैं इसको एक तरीके से और भी कर सकता था कि जैसे मुझसे बोला है कि क्या करो आप एंड से बताइए, तो मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को उल्टा करके लिख देता। अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को उल्टा करके लिख देता तो ऑटोमेटिकली वहां से जो 5वां टर्म था वो उल्टा कर देने के बाद यहां से 5वां टर्म हो जाएगा। बेजा लगाइए। मैं इसको दूसरी भाषा में यूं भी कर सकता था कि भैया मुझे बोला है एंड से 5th टर्म फाइंड आउट कीजिए, प्रॉब्लम में मुझसे बोला था। सो मैं क्या करता, ये जो एक्सपेंशन लिखा था इस एक्सपेंशन को मैं रिवर्स मार देता, तो ऑटोमेटिकली वहां से जो 5वां टर्म था वो बिगिनिंग से 5वां टर्म हो जाता। तो वैसे भी काम कर सकता था मैं, बट मैंने इसको वैसा ना करते हुए ऐसा कर लिया। तो और मेरे दिमाग में 2 तरीके आ रहे हैं, आपके दिमाग में और तरीके नहीं आ रहे, संभव नहीं है भैया, ये तो दिमाग है, इसका इस्तेमाल करना जितना इस्तेमाल करेंगे उतना बढ़ता जाएगा भैया। ये तो कोई बात ही नहीं कि सब मेरे दिमाग में ये तरीका आ रहा है, बिल्कुल सही हो सकता है। लॉजिकली इफ यू आर करेक्ट देन नोबडी कैन ऑब्जेक्ट, नोबडी कैन स्टॉप यू। एनीवेज, और इतिहास गवाह है कि दुनिया उन लोगों ने जीती है भैया जिनके जज्बे ऊंचे होते हैं, जिनकी सोच ऊंची होती है। सोच ऊंची तो सब कुछ ऊंचा, ये इतिहास गवाह है इस बात का। एनीवेज, सो आर्थ कम फ्रॉम द बिगिनिंग जो होता है दैट इज बिगिनिंग, जो एंड से जो आर्थ कम होता है वो बिगिनिंग से ये होगा। इसी पर एक सवाल और कर लेते चलिए। हमसे बोला है 5x प्लस 1 बाय रूट एक्स की पावर 102 और इसमें मुझे बोला है 20th टर्म फ्रॉम एंड, बताइए। वी नीड टू फाइंड आउट 20th टर्म फ्रॉम एंड। मुझे अंत से 20वां पद ज्ञात करना है। वीडियो को पॉज करके आप खुद से कीजिए। अब एंड से जो 20th टर्म है उसका बिगिनिंग से क्या होगा बच्चों, एंड से जो 20th टर्म होगा वो बिगिनिंग से होगा n माइनस आर प्लस 1। 103 में से 20 जाते हैं तो 83 आते हैं, मतलब अंत से जो 20वां पद होगा वो प्रारंभ से 83वां पद होगा, जिसे मैं 82 प्लस 1 भी लिख सकता हूं। और ये हो जाएगा जनाब NCR ए की पावर 102 माइनस 82 और 1 बाय रूट एक्स की पावर 82। NCR ए की पावर n माइनस आर एक्स की पावर r। होप आपको ये बात समझ में आ चुकी है। तो किस तरीके से हम लोग ये काम कर सकते हैं ये भी समझ चुके होंगे आप, जरूर कर लीजिएगा बच्चों। चलिए मैं मिटाने जा रहा हूं। अब मुझसे यहां पर पूछा है एक सम जिसमें ये दे रखा है 5x स्क्वायर, यहां दे रखा है माइनस 2 बाय 3x क्यूब की पावर 15 और मुझसे कहा है इसमें फाइंड आउट कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7। x की पावर 7 का कोफिशिएंट बताइए। फाइंड आउट कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 इन एक्सपेंशन ऑफ दिस। देखिए अब हम क्या करेंगे, मुझसे यहां पर ये नहीं पूछा कि ब्ला ब्ला टर्म बताइए, 5वां टर्म बताइए, 6ठा टर्म बताइए या एंड से 10वां टर्म बताइए। हैव दे सेड समथिंग लाइक दैट? नॉट। दे आर सेइंग कि x की पावर 7 का एक्सपांशन कीजिए। मतलब यूं कहा गया है कि इसको जब आप एक्सपांड करेंगे तो इसको एक्सपांड करने पर 16 टर्म्स आएंगे। पावर 15 है तो कितने टर्म्स आएंगे? 16। तो वो जो 16 टर्म्स आएंगे उन 16 टर्म्स में एक टर्म होगा x की पावर 7। उस x की पावर 7 का कोफिशिएंट क्या होगा, मतलब उस x की पावर 7 में किसका मल्टीप्लाई हो रहा होगा। When you expand this, then you will get 16 terms. Understood? Perfect. Amongst those 16 terms, there is a term which is consisting of x to the power 7. उसका जो कोफिशिएंट है मुझे वो बताना, मतलब x की पावर 7 में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है मुझे वो बताना है। So such type of problems how we can handle? We can handle them by जनरल। हम इसमें जनरलाइज टर्म निकालेंगे। जनरलाइज टर्म, जनरल टर्म जो होगा वो होगा NCR ए की पावर n माइनस आर और x की पावर r। NCR ए की पावर n माइनस आर, x की पावर r। एग्री हो? यस। ये लीजिए साहब 15CR और ये 5 की पावर कितनी होगी? 15 माइनस आर। मानते हैं आप 5 की पावर 15 माइनस आर। और फिर x की पावर कितनी होगी? 15 दूना 30 माइनस 2r। और यहाँ माइनस ये अपॉन 3 भी है, -2 बाय 3 की पावर r और x की पावर -3r। होप आपको ये समझ में आया है।
भाई 15 सी आर एज इट इज, 5 की पावर 15 माइनस आर एज इट इज, ये 2 इंटू ये 30, 2 इंटू आर 2r माइनस 2/3 की पावर r और x की पावर माइनस 3r। अब कुल मिलाकर यदि आप यहां पर देखें तो आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है 15 सी आर मिल रहा है, और फिर आपको 5 की पावर 15 माइनस आर मिल रहा है माइनस 2/3 की पावर r आपको मिल रहा है और x की पावर में यदि आप देखें तो 30 माइनस 5r। भाई जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड होती हैं, ये बचपन में आपने सुना था, आज भी लागू होता है। तो आपके पास में ये पिक्चर बनकर आ गई। अब ये आपके पास में एक्सप्रेशन बनकर आ गया। भाई आपके पास में इसका जो जनरल एक्सप्रेशन होगा वो ऐसा होगा, नेचुरल सी बात है, यहाँ आर की वैल्यू आप चलाते जाएंगे, आर की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 वगैरह वगैरह रखते जाएंगे, आपको अलग अलग वैल्यूज मिलती जाएंगे। अब हमारे पास में जो हमने जनरल टर्म लिखा, इसे क्या बोलते हो आप, इसे आप बोलते हो जनरल टर्म, सामान्य पद। भाई जो भी कोई टर्म इसका एक्सपांशन होगा, व्हेन यू विल एक्सपांड दिस ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गेट 16 टर्म्स एंड दोस 16 टर्म्स विल बी फॉलोइंग दिस जनरल एक्सप्रेशन। वो जो 16 टर्म्स होंगे, वो जो 16 पद होंगे, वो 16 पद इनको फॉलो करेंगे। आर की वैल्यू आप रखते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 वगैरह 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 आपको वैल्यूज मिलती जाएंगे। अब हमारे पास में जो टर्म आ रहा है उसमें x ऐसा कुछ आ रहा है और प्रॉब्लम बनाने वाला बोल रहा है कुछ ऐसा, तो आप इसको कंपेयर कीजिए तो 30 माइनस 5r हमारे हिसाब से x की पावर है इतनी, और प्रॉब्लम बनाने वाला बोल रहा है कि x की पावर है इतनी। दिमाग के कलपुर्जे खोलिएगा, मेरे हिसाब से x की पावर है इतनी और प्रॉब्लम बनाने वाला बोल रहा है x की पावर है इतनी, तो दोनों सेम हो गए। अब यहां पर अगर मैं कंपेयर करूंगा तो मैं पाऊंगा r की वैल्यू आ रही है 23/5, r की वैल्यू आ रही है 23/5। होप कैलकुलेशन मेरा सही है। अब क्या r की वैल्यू 23/5 पॉसिबल है, इज दैट फिजिबल, r की वैल्यू 4.6 आ जाए? हरगिज नहीं। भाई एनसीआर में n हो या r हो, दे बोथ आर इंटीजर्स, ये पूर्णांक होते हैं। भाई r की वैल्यू 0 हो सकती है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। n की वैल्यू तो 0 भी नहीं हो सकती, फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकती, नेगेटिव भी नहीं हो सकती। एनसीआर में n और r दोनों इंटीजर्स होते हैं। क्या ये संभव है? नहीं संभव है। द वैल्यू ऑफ r कैन नेवर बी फ्रैक्शनल, द वैल्यू ऑफ r विल ऑलवेज बी इंटीजर। r की वैल्यू हमेशा इंटीजर होगी। तो क्या यह संभव है? यह संभव नहीं है। अर्थात मैं क्या कह सकता हूं? अर्थात मैं यह कह सकता हूं कि यह वैल्यू पॉसिबल नहीं है। मतलब मैं यह कह सकता हूं कि ऐसा कोई एक्सप्रेशन पॉसिबल नहीं आएगा, पॉसिबल नहीं हो पाएगा जो जिसमें x की पावर 7 हो। व्हेन यू विल एक्सपांड दिस ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू गेट 16 टर्म्स। जब मैं इसको एक्सपांड करूंगा तो मेरे पास में 16 टर्म्स आएंगे। ये पत्थर की लकीर है। जब मैं इसे एक्सपांड करूंगा तो 16 टर्म्स आएंगे। ये पत्थर की लकीर है, पत्थर पे बनी लकीर है, या फिर यूं कहा जाए। दोनों में से जैसा आपको समझ में आए, ये है भैया। उन 16 टर्म्स में आई वॉज थिंकिंग क्या एक टर्म आएगा x की पावर 7। वो जो x की पावर 7 आएगा तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, मतलब उसमें किसका मल्टीप्लाई होगा। आई वॉज एक्चुअली थिंकिंग अबाउट दैट थिंग, बट यू पीपल कैन सी इट, यू पीपल कैन मेक इट श्योर कि साहब r की वैल्यू जो आ रही है वो फ्रैक्शनल आ रही है। ये संभव नहीं है r की वैल्यू फ्रैक्शनल आए। भाई r की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 वगैरह वगैरह कुछ हो सकती थी, बट कैन इट बी फ्रैक्शनल? ऑब्वियसली नॉट एट ऑल। यहां नहीं आ सकता ये। इसका मतलब ये है कि जब मैं इसे एक्सपांड करूंगा, देयर विल बी नो टर्म इन एक्सपांशन ऑफ दिस विच विल बी कंसिस्टिंग ऑफ x टू द पावर 7। अर्थात ऐसा कोई टर्म नहीं आएगा जिसमें x की पावर 7 हो, अर्थात x की पावर 7 का कोफिशिएंट गुणांक 0 0 0 आएगा। इसके एक्सपांशन में x की पावर 7 का कोफिशिएंट कितना आएगा बच्चों? 0। x की पावर 7 वाला टर्म इसके एक्सपेंशन में कभी आएगा ही नहीं, मतलब यूं कह सकता हूं कि वो 0 इंटू एक्स की पावर 7 है। भाई कभी x की पावर 7 नहीं आ रहा, मतलब वो 0 इंटू एक्स की पावर 7 है। मतलब x की पावर 7 में किसका मल्टीप्लाई हुआ? x की पावर 7 में 0 का मल्टीप्लाई हुआ। सो आई कैन से द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 इज 0। होप आपको बात समझ में आई है। इसी प्रॉब्लम को बनाने वाला कुछ ऐसे भी बोल सकता था कि प्रूव दैट दिस एक्सपांशन डज नॉट कंटेन एनी टर्म of x to the power 7।
इस प्रॉब्लम में ऐसा भी आ सकता था कि सिद्ध कीजिए इसमें x की पावर 7 वाला कोई टर्म नहीं आएगा, ऐसा भी बोल सकते थे, या इसमें x की पावर 7 नहीं आएगा, ऐसा भी बोल सकते थे, या x की पावर 7 का कोफिशिएंट कितना होगा बताइए, जैसे मैंने भी पूछा आपसे, ऐसा भी पूछ सकते थे। तो चलिए इसे आप कर लीजिए। चलिए मैं इसी में एक और सम आपको देता हूं, आपका फंडा और क्लियर हो जाएगा। ये आपने कर चुके, पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 इन एक्सपेंशन ऑफ दिस। इसके एक्सपेंशन में x की पावर 10 का कोफिशिएंट बताइए। किसका कोफिशिएंट बताइए? x की पावर 10 का कोफिशिएंट बताइए। तो वीडियो को पॉज करके खुद से कीजिएगा। देखिए अब क्या होगा, इसके एक्सपेंशन में जो 16 टर्म्स होंगे, उन 16 टर्म्स में एक टर्म ऐसा होगा जिसमें x की पावर 10 होगा, उसका मुझे कोफिशिएंट बताना, मतलब उस x की पावर 10 में किसका मल्टीप्लाई होगा मुझे वो बताना है। तो आपने जनरल टर्म लिखा, जनरल टर्म क्या होगा? NCR a की पावर n माइनस r x की पावर r, उसे सिंप्लीफाई करके ये पिक्चर बनकर आ गई। अब आपके हिसाब से जो जनरल टर्म आएगा उसमें x की पावर ये है, और प्रॉब्लम बनाने वाला बोल रहा है कि आपको चाहिए x की पावर 10, मतलब ये जो पावर आई है वो 10 होना चाहिए। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, r की वैल्यू 4 आ गई। r की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। क्या r की वैल्यू 4 पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है भाई। r नेगेटिव नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, फ्रैक्शनल नहीं होगा, पर पॉजिटिव इंटीजर तो पॉसिबल है ना, तो r की वैल्यू 4 पॉसिबल है। तो मतलब वो कौन सा टर्म होगा जिसमें x की पावर 5 है, सॉरी x की पावर 10 है, तो भाई r की वैल्यू 4, मतलब दैट विल बी 4 + 1 यानी कि 5th टर्म। अगर मुझसे कोई ये पूछ लेता कि भैया ये बताइए विच टर्म इज कंटेनिंग x टू द पावर 4, कौन से टर्म में x की पावर 4 है, अगर आपसे यही पूछ लिया जाता कि वो कौन सा टर्म है जिसमें x की पावर 4 है, तो वो कौन सा टर्म है? 5th टर्म है। ऐसा उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा, उन्होंने मुझसे पूछा है कि उसका कोफिशिएंट बताइए जनाब। लेकिन अगर मुझसे प्रश्न बनाने वाला ये भी पूछ लेता कि भैया वो कौन सा टर्म है जिसमें x की पावर 4 है, तो आप क्या बोलते? आप बोलते साहब 5th टर्म है, r की वैल्यू 4 यहां आपने रखी, तो ये अब उस टर्म की उसका कोफिशिएंट बताइए। कोफिशिएंट मतलब x की पावर 10 में किसका मल्टीप्लाई होगा, तो कोफिशिएंट क्या होगा? उसका कोफिशिएंट होगा 15c5। r की वैल्यू कितनी है? 4 है, तो r की वैल्यू 4 यहां रखिए, r की वैल्यू 4 रखिए, फिर 5 की पावर 15 माइनस 4 कर दीजिए, और फिर -2/3 की पावर 4 कर दीजिए। 15c4, 5 की पावर 15 माइनस 4 और -2/3 की पावर 4। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सो दिस विल बी द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब इसमें किसका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। ये जो एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है, दिस एक्सप्रेशन इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद दिस, सो व्हाट वी मल्टीप्लाई विद दिस पर्टिकुलर वेरिएबल दैट वी कॉल एज कोफिशिएंट। बच्चों इसी को कहा जाता है गुणांक, इसी को कहा जाता है कोफिशिएंट। होप आपको समझ में आया है। कर लीजिएगा बच्चों, अगली प्रॉब्लम और करते हैं जिससे आपका फंडा और क्लियर हो जाएगा। मुझसे कहा है 3x टू द पावर 4 प्लस 1/4 x³ टू द पावर 25 में मुझसे कहा है इसमें x की पावर 7 का ही कोफिशिएंट बताइए। डिटरमाइन कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 इन एक्सपेंशन ऑफ दिस। वीडियो को पॉज करके कीजिएगा। देखिए आपसे पूछा है इसमें किसका कोफिशिएंट बताइए, x की पावर 7 का कोफिशिएंट बताइए। तो x की पावर 7 का कोफिशिएंट निकालना है, मतलब आपको पहले तो वो टर्म निकालना है जिसमें x की पावर 7 आए। तो कैसे प्रोसीड करते हैं, किस तरीके से अप्रोच करते हैं? यू जस्ट डिटरमाइन जनरल टर्म। आप इसमें जनरल टर्म लिखिए, तो जनरल टर्म क्या होगी? NCR a जो ये है कि पावर n माइनस r x, मतलब ये की पावर r। जनरल टर्म होगी NCR a की पावर n माइनस r x की पावर r। वेल एंड गुड। अब ये क्या होगा? 25CR 3 की पावर 25 माइनस r है, और फिर 1/4 की पावर r, और यहाँ x की पावर 25 चौक 100, 25 चौक 100 माइनस 4r, और यहाँ x की पावर 3r। ये आ गया। चलिए अब आपके पास में कितना आया? 25CR आया, बहुत अच्छी बात है। 3 की पावर 25 माइनस r, 1/4 की पावर r, और यहाँ x की पावर कितनी आई? 100 माइनस 4r, और ये 100 माइनस 7r। तो आपके पास जो जनरल टर्म चलकर आया, जो सामान्य पद आपके पास में चलकर आया, वो कुछ इस भांति का आया।
जो जनरल टर्म आपके पास में आया वो कुछ ऐसा आया। अब आपसे बोल रहे हैं कि x की पावर 7, अब आपके पास x की पावर ये है, सो जस्ट मेक द कंपैरिजन, 100 माइनस 7, r को आपने लिखा 7, सो यू पीपल गेट 93/7 इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू r। अब ये तो जो आपके पास में आ रही है वो फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है, अगेन यू आर गेटिंग समथिंग फ्रैक्शनल, ये संभव ही नहीं है ना, इज दैट पॉसिबल, ये नहीं है संभव, चेक कर लीजिए। तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि साहब इसके एक्सपांशन में ऐसा कोई टर्म है ही नहीं, इसके एक्सपांशन में ऐसा कोई टर्म है ही नहीं जिसमें x की पावर 7 आए। सो इन अदर लैंग्वेज आई कैन से वो टर्म जो होगा वो होगा 0 इंटू एक्स टू द पावर 7, मतलब x की पावर 7 का कोफिशिएंट कितना होगा 0, कुछ ऐसा कर लीजिएगा बच्चों। चलिए इसी प्रॉब्लम में एक और सम कर लीजिए। आपसे पूछा है, सपोज कीजिए x की पावर 16 का कोफिशिएंट, किसका कोफिशिएंट आपको बताने का है, आपको बताना x की पावर 16 का कोफिशिएंट। तो हो जाइए शुरू, वीडियो को पॉज करके कीजिएगा, पहले ये नोट डाउन कर लीजिएगा भाई, आप फिर वही जनरल टर्म लिखेंगे और x की पावर 16, तो आपके हिसाब से पावर ये आई, प्रॉब्लम बनाने वाला बोल रहा है आपके हिसाब से पावर वो आई थी, प्रॉब्लम बनाने वाले ने बोली ये 84/7, ऐसा ही कुछ आ रहा है मेरे ख्याल से, मतलब r की वैल्यू इससे 12 आ रही है, यू कैन मेक इट श्योर, r की वैल्यू 12 आ रही है, r की वैल्यू 12 आ रही है, मतलब वो कौन सा टर्म होगा जिसमें x की पावर 16 आएगा, तो वो 12 + 1 यानी कि 13 टर्म होगा, दैट विल बी 13 टर्म, r + 1 टर्म होगा ना तो 13 टर्म। तो चलिए उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी 25CR 3 की पावर 25 माइनस 12 ये, और 1/4 की पावर 12, सो दिस विल बी द कोफिशिएंट, ये क्या होगा आपके पास में, ये होगा आपके पास में उसका गुणांक, उसका कोफिशिएंट, कर लीजिएगा। तो किस तरह से हम लोग कोफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं, किस तरह से हम लोग गुणांक ज्ञात करते हैं, होप आपको ये बात समझ में आ चुकी है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, और मुझे कहा है यहां पर साहब 5x² माइनस 1/3x रेज्ड टू द पावर 15, find the term independent of x in expansion of this। क्या कहा है आपसे, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन एक्सपेंशन ऑफ दिस, इसके प्रसार में x से स्वतंत्र पद ज्ञात कीजिए। तो जरा वीडियो को पॉज करके खुद से कोशिश कीजिए। x से इंडिपेंडेंट टर्म, तो वही जनरल टर्म लिखा लेंगे। जनरल टर्म क्या होगी बच्चों, 15CR a की पावर n, क्या करता है रे बाबा तू, NCR, ये लीजिए NCR a की पावर n माइनस r और x की पावर r, ये आ चुका। इसे क्या लिखेंगे आप, 15CR 5 की पावर 15 माइनस r माइनस 1/3 की पावर r, और बहुत आराम से आप चेक कर लीजिए, x की पावर 30 माइनस 2r और ये 30 माइनस 3r हो जाएगा, ये हो जाएगा सब। ठीक है, मैंने गलती करी हो तो भैया उसको आपको सुधारना है, वो आपको पहले भी बोल चुका हूं मैं, ये आ चुका आपके पास में। अब आपके पास में जो x का टर्म आया वो ये आया, और वो प्रॉब्लम बनाने वाला बोल रहा है कि x से इंडिपेंडेंट टर्म बताइए जनाब, आप क्या बताइए, x से इंडिपेंडेंट टर्म। व्हाट डज इट मीन, x से इंडिपेंडेंट टर्म मतलब जिसमें x ना हो, x से इंडिपेंडेंट मतलब उसमें x ना हो, दूसरी भाषा में मैं कहूं कि उसमें x की पावर 0 हो, बात तो एक ही है भाई। x नहीं है मतलब x की पावर 0 है, एग्री है, बहुत अच्छी बात। x नहीं है मतलब उसमें x की पावर 0 है, यस, तो x की पावर 0 है, तो हमारे पास में x की पावर इतनी आ रही है, प्रॉब्लम बनाने वाला बोल रहा है इतनी है, सॉल्व करेंगे, r की वैल्यू आ गई 10, r की वैल्यू
10 आने पर वो जब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो उसमें एक ऐसा टर्म होगा जिसमें x नहीं होगा, मतलब वो x से इंडिपेंडेंट टर्म होगा। तो वो कौन सा टर्म होगा? वो होगा 10 + 1 यानी कि 11 टर्म। सपोज इफ द पीपल आर गोइंग टू आस्क यू व्हिच टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, देन आई विल से सर 11th टर्म इन दी एक्सपेंशन ऑफ दिस विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इसके प्रसार में 11वां पद उससे स्वतंत्र होगा। और हमें तो वो टर्म पूछा है, तो वो टर्म क्या होगा? वो होगा 15c10 5 की पावर 15 - 10 और साथ ही में -1/3 की पावर 10। सो दिस इज दैट टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, जो एक्स से स्वतंत्र पद है। नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत अच्छी बात है साहब। हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये x से इंडिपेंडेंट टर्म आया, ये x से स्वतंत्र पद हमारे समक्ष आ चुका है। तो किस तरीके से इसके जनरल टर्म निकाले जाते हैं आपको समझ में आया होगा। किस तरीके से हम लोग इस तरह की प्रॉब्लम्स को प्रोसीड करेंगे, होप आपको ये समझ में आया। चलिए अब अगली प्रॉब्लम लिखिएगा बच्चों। अगली प्रॉब्लम आप लिखिएगा, इफ इन एक्सपेंशन ऑफ, एक प्रॉब्लम थ्योरेटिकल प्रॉब्लम में दे रहा हूं आपको, इफ इन expansion of a plus x raised to the power n, sum of all odd terms is capital A and sum of all even terms is capital B. I repeat, if in expansion of a plus x raised to the power n, sum of all odd terms is capital A and sum of all even terms is capital B, then find out the value of a square minus x square whole raised to the power n. Find out the value of a square minus x square whole raised to the power n. आपको इसकी वैल्यू बतानी है और आपको इसकी वैल्यू बतानी है और आपको इसकी वैल्यू भी बतानी है, और आपको जो वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू बतानी है, दिस टू वैल्यूज यू नीड टू फाइंड आउट। और ये वैल्यूज आपको बतानी है कैपिटल ए और कैपिटल बी की टर्म्स में। ये किसकी टर्म्स बतानी है आपको? कैपिटल ए और कैपिटल बी की टर्म्स में। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू। ये एक काम करो, एक और सम इसमें और लिख दो, यहां बीच में माइनस भी करता हूं। एक बार प्लस करके भी वैल्यू निकाल के बताओ, एक बार माइनस की करके भी वैल्यू बताओ, और ये किसके टर्म्स बताओ कि कैपिटल और कैपिटल बी की टर्म्स में। वीडियो को पॉज करके खुद से कोशिश करिएगा। जरा देखिए, यहां पर हमें बोला क्या गया है? हमें बोला है a प्लस एक्स रेज टू दी पावर n के एक्सपांशन में जितने भी ऑड टर्म्स हैं उन सबका सम है कैपिटल A, और जितने भी इवन टर्म्स हैं उन सबका सम है कैपिटल B। तो क्या मतलब हुआ है? जरा मैं इस एक्सपांशन को फिर से लिखता हूं, a प्लस एक्स टू दी पावर n, ये nc0 a रेज टू दी पावर n, nc1 a रेज टू दी पावर n माइनस 1, nc2 a रेज टू दी पावर n माइनस 2 एक्स स्क्वायर, nc3 a रेज टू दी पावर n माइनस 3 एक्स क्यूब, nc4 a रेज टू दी पावर n माइनस 4 एक्स की पावर 4 एंड सो ऑन। ये आखिरी तक आपके पास में ये आएगा, ये आएगा साहब। इसका एक्सपेंशन कुछ ऐसा ही होगा, आप जानते हो। अब इसमें काम करो, जितने ऑड नंबर वाले टर्म्स हैं, ऑड नंबर वाले मतलब पहला टर्म, तीसरा टर्म, पांचवा टर्म, यू जस्ट पुट देम टुगेदर। ऑड नंबर वाले टर्म्स जो होंगे वो होंगे nc0 a टू द पावर n, nc2 a रेज टू द पावर n माइनस 2 एक्स स्क्वायर, nc4 a रेज टू द पावर n माइनस 4 एक्स रेज टू द पावर 4, ये आएगा एंड सो ऑन। जितने ऑड टर्म्स थे आई हैव पुट देम टुगेदर, और जितने इवन टर्म्स थे, इवन टर्म्स कौन से? ये इन सबको एक साथ लिख दीजिए, nc1 a रेज टू द पावर n माइनस 1 एक्स, nc3 a रेज टू द पावर n माइनस 3 एक्स क्यूब एंड सो ऑन। जितने ऑड वाले टर्म्स थे, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां एंड सो ऑन, जितने ऑड टर्म्स थे मैंने उन सबको एक साथ रख दिया, और जितने इवन टर्म्स थे, दूसरा, चौथा, छठा एंड सो ऑन,
जितने ऑड टर्म्स थे दे हैव बीन पुट टुगेदर, जितने इवन टर्म्स थे दे हैव बीन पुट टुगेदर, और सारे ऑड टर्म्स का सम है कैपिटल ए। आपसे यही बोला है, सारे ऑड टर्म्स मतलब ऑड प्लेसेस टर्म, ये आपको समझना पड़ेगा भाई। ऑड टर्म्स मतलब जो ऑड प्लेसेस के टर्म्स है, पहला, तीसरा, पांचवा, ऑब्वियसली पहले के टाइम 0 आएगा, थर्ड के टाइम पर 2 आएगा, फोर्थ के टाइम पर 4 आएगा, और फिफ्थ के टाइम पर 4 आएगा। तो जितने ऑड टर्म्स थे, जितने ऑड टर्म्स थे उन सबका सम क्या दे रखा है आपको? उन सबका सम आपको दे रखा है कैपिटल ए। इन सबका सम आपको दे रखा है कैपिटल ए। और जितने इवन टर्म्स थे उन सबका सम आपको दे रखा है कैपिटल बी। जितने ऑड टर्म्स थे उन सबका सम आपको दे रखा है कैपिटल ए। है, आप देख लीजिए, बोला हुआ था ना सारे ऑड टर्म्स का सम कैपिटल है, सारे इवन टर्म्स का सम कैपिटल भी है। तो ये आपके पास आ गया। मतलब दूसरी भाषा में मैं बोल सकता हूं कि हमको इनडायरेक्टली दे रखा है a प्लस एक्स टू द पावर n बराबर a प्लस बी, एंड लेट दिस बी योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेट दिस बी योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए, तो ये पहली समीकरण बनकर आ गई। अब आप एक काम कीजिए, a माइनस एक्स की पावर n का एक्सपांशन कीजिए। मुझे बोला नहीं है पर मैं इसका एक्सपांशन कर रहा हूं, और क्यों कर रहा हूं वो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर ये आया, फिर nc1 a की पावर n माइनस 1 माइनस एक्स। भाई यहां अगर इस एक्सपांशन से कंपेयर करो तो आप एक बात पाओगे कि आपने कुछ नहीं, उस एक्सपांशन में जब x की जगह माइनस एक्स पुट कर दिया तो ये बन गया। When you compare this with this or this with this, you just find only one thing, that we have replaced x by minus x. वहाँ x को मैंने माइनस एक्स से रिप्लेस करा, तो जो काम मैंने LHS पे करा वही काम मैं RHS पे करूंगा। यहाँ पर ये माइनस एक्स, फिर यहाँ पर क्या nc2 a रेस टू द पावर n माइनस 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर क्या nc3 a रेस टू द पावर n माइनस 3 माइनस एक्स का क्यूब। ओए समझ में आया? हाँ। फिर nc4 a रेस टू द पावर माइनस 4 n माइनस 4 और माइनस एक्स की पावर 4 एंड सो ऑन। ये लीजिए यार, आपने ये ऐसा का ऐसा लिखा, ये x को माइनस एक्स से रिप्लेस करा, 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 और सो ऑन। ये आपके पास पिक्चर बनकर आई, चेक कर सकते हो? हाँ जी, चेक कर लिया हमने। वही आ रहा है, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करा, LHS पे करा तो वही RHS पे करेंगे। और आप जरा गौर कीजिए, यहां पर क्या होगा, nc0 a रेस टू द पावर n, nc0 a रेस टू द पावर n। और यहां पर अगर आप देखेंगे, आपने जो है फिर ये पहला तो एज इट इज, और यहां पर ये माइनस था इसलिए क्या हो गया, nc1 a रेस टू द पावर n माइनस 1 x। फिर यहां पर ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, nc2 a रेस टू द पावर n माइनस 2 x स्क्वायर। फिर यहां पर क्यूब करेंगे तो माइनस हो जाएगा, nc3 a रेस टू द पावर n माइनस 3 x क्यूब। और वहां पे पावर 4 करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो nc4 a रेस टू द पावर n माइनस 4 x की पावर 4 एंड सो ऑन। कुछ ऐसा बनकर आएगा आपके पास में, आ गया बनके। अब आप इसमें से क्या करो, इनको एक साथ लो, इसको, पहले को, तीसरे को, पांचवे को, ये जस्ट पुट देम टुगेदर। आप इन सबको एक साथ लिख दो तो ये क्या हो जाएगा, nc0 a रेस टू द पावर n, फिर nc2 a रेस टू द पावर n माइनस 2 x स्क्वायर, फिर nc4 a रेस टू द पावर n माइनस 4 x की पावर 4। यार ये एज इट इज लिख दिया, ये मैंने ऐसा लिख दिया, वो मैंने ऐसा लिख दिया एंड सो ऑन। और यहां से माइनस साइन कॉमन निकाला, माइनस साइन यहां पर भी है, माइनस साइन यहां पर भी है, माइनस साइन आगे भी है, माइनस साइन को आप कॉमन निकाल दीजिए। जब माइनस साइन को कॉमन निकाल देंगे तो यह आएगा nc1 a रेस टू द पावर माइनस 1 x, फिर nc3 a रेस टू द पावर n माइनस 3 x क्यूब। भैया आपने ये सबको एक साथ लिख दिया और माइनस साइन को कॉमन निकाल दिया तो ये nc1 ये आया, फिर माइनस साइन को कॉमन निकाल दिया तो ये, ऐसे ही आगे भी। तो इस तरीके से माइनस साइन सब में से कॉमन आ जाएगा। माइनस साइन सब में से कॉमन क्यों आ जाएगा, क्योंकि जब x था तब माइनस था, x क्यूब था तो माइनस है, ऐसे ही x की पावर 5 वाले में माइनस होगा। माइनस क्यों होगा, क्योंकि वहां पर क्या बन के आएगा, वहां बनकर आएगा माइनस एक्स की पावर 5, और माइनस एक्स की पावर 5 मतलब माइनस, तो माइनस कॉमन आ जाएगा। अब आप देखिए इन सबका सम क्या दे रखा है, इन सबका सम जरा आंखें गड़ाइए तो ये एक्सप्रेशन वही है जो वहां लिखा हुआ है। देखिए वही का वही मैंने बिल्कुल कॉपी पेस्ट मारा है,
मारा कॉपी पेस्ट, और इन सब की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, ए। इन सबका सम आपको दे रखा है कैपिटल है, यू कैन सी इट, करेक्ट। इन सबका सम आपको दे रखा है कैपिटल है। हाँ, फिर यहां लग गया माइनस, ये देखिए माइनस, ये माइनस साइन, और यहां अगर आप इसे देखें तो ये और कुछ नहीं, ये उसी का कॉपी पेस्ट है बिल्कुल वही की वही चीज मैंने वैसे की वैसे यहां पर लिखी है। तो ये ऐसा हो गया भाई। जब आपने इसको एक्सपांड किया तो आपको कुछ ऐसा मिला, ऐसा मिला। मैंने सारे ऑड टर्म्स को एक साथ लिख दिया, सारे इवन टर्म्स को एक साथ लिख दिया, और सारे ऑड टर्म्स का सम कैपिटल है, सारे इवन टर्म्स का सम कैपिटल बी है। मतलब कुल मिलाकर ये हो गया, ये ऐसा। अब मेरी मर्जी आई, मैंने ऐसा एक्सपेंशन कर दिया, आई हैव रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स। जब मैंने एलएचएस पे किया तो मैथमेटिक्स कहता है आरएचएस पे भी कर भैया, कर दिया मैंने, कर दिया। यहां माइनस हो गया, वहां माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, फिर माइनस हो गया, फिर पावर प्लस हो गया, एंड सो ऑन हो जाएगा। यस, अभी आपने जितने और टर्म्स से यू हैव पुट देम टुगेदर टेकिंग माइनस साइन कॉमन आउट ऑफ द इवन नंबर जो टर्म थे उनको आपने निकाल दिया, तो ये आ गया। तो इस तरीके से व्हाट एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू गेट a माइनस एक्स रेज टू द पावर n बराबर होगा a माइनस बी, एंड लेट दिस बी माई क्वेश्चन नंबर सेकेंड। मैंने इसे समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया साहब। भाई ये जो है a प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन a प्लस बी आया, और इसे a माइनस बी कर दिया। नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों, मैं साइड में खड़ा हूं, आपने अगर नहीं किया है तो वीडियो को रोक करके पहले से चलिए। तो आपको क्या मिला, आपको इस तरीके से आपको क्या मिला बच्चों, इस तरीके से आपको मिल गया a प्लस एक्स की पावर n और a माइनस एक्स की पावर n। सॉरी, पहले तो चलिए मैं इसे ऐसा देखूं, तो यहां a प्लस एक्स की पावर n बराबर आया a प्लस बी, लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मान ही चुके हो आप लोग ऑलरेडी। और a माइनस एक्स की पावर n बराबर a माइनस बी, एंड दिस हैज बी सपोज्ड एज इक्वेशन नंबर 2। नाउ यू डू वन थिंग, यू जस्ट मल्टीप्लाई दीज टू इक्वेशंस। आप इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कीजिए। आप जब इन दोनों के इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, और यहाँ क्या होगा बच्चों, यहाँ होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विल बिकम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विल बिकम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे क्या होगा, ये हो जाएगा, ये a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आप देख लीजिए, वही आ रहा है, वही आ रहा है। मतलब एक्चुअली आपको नहीं मालूम था कि क्या आ रहा है, बट एलएचएस वही आ रहा है जो आपसे पूछा था। तो एलएचएस कैसे आया, जब मैंने a प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन, तो मुझे बोला ही था उन्होंने, a माइनस एक्स का मैंने अपने मर्जी से लगाया दिमाग, तो मेरे पास में फाइनली आया। तो मुझसे जो पूछा था उसमें पहला प्रश्न का जवाब तो ये हो गया। दूसरे प्रश्न का जवाब उससे आपसे पूछा था a प्लस एक्स की पावर 2n प्लस a माइनस एक्स की पावर 2n, इसकी वैल्यू मेरे से पूछी है। दैट अगेन हैज टू बी फाउंड इन terms of capital A and capital B. How I can proceed up? Now you can see, ये जो आपके पास में है, इससे मैं a प्लस एक्स की पावर n का स्क्वायर, और इसे मैं a माइनस एक्स की पावर n और इसका स्क्वायर क्या नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। बहुत अच्छी बात है, मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं। भाई आपसे पूछा था ये, तो मैंने इसे ऐसा लिख दिया, ये पूछा था तो मैंने इसे ऐसा लिख दिया। मानते हो इस बात को? बहुत अच्छी बात। अब आपके पास में क्या होगा, ये जो आपके पास में है ये है कैपिटल A प्लस बी, बोला है ना। ये देखिए इसका एक्सपेंशन क्या है, ये इक्वेशन 1 से ये, और ये क्या है आपके पास में a माइनस बी। भाई ये पूरा आपके पास में है a प्लस बी और उसका स्क्वायर है इसलिए, और यहाँ a माइनस बी और उसका स्क्वायर है इसलिए, और इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो दिस इज द समेशन एडिशन और द टोटल ऑफ दैट। ये आ चुका आपके पास में, कर लीजिएगा। और जब इसमें माइनस साइन होगा, जब प्लस की जगह माइनस होगा तो यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ भी माइनस कर देंगे, और इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो आंसर चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ए बी। इस केस में आंसर क्या मिल जाएगा आपको बच्चों,
4 टाइम्स ऑफ ए बी। भाई जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और फाइनली आपको मिलेगा 2ab में से -2ab जाएगा तो कुल मिलाकर कितना आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ए बी। समझ में आया होगा, कॉपी कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब यहां हम एक और बात समझते हैं भाई, किस तरीके से हमने जो है नंबर ऑफ टर्म्स निकाले, यहां पर यह क्लियर हो चुका है। अब इसी प्रॉब्लम का यूज करके हम थोड़ा सा और कुछ काम कर लेते हैं। देखिए a प्लस एक्स की पावर n और a माइनस एक्स की पावर n, आपके पास में अगर कुछ ऐसा है और आपको इसमें नंबर ऑफ टर्म्स पूछे हैं कि इसके एक्सपांशन में कितने टर्म्स आएंगे, हाउ मेनी टर्म्स यू विल गेट। अब आप जरा भेजा लगाएं कितने टर्म्स आएंगे, तो मैं आपको इस पर बताऊं। पहली बात, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि n क्या है। n क्या है मतलब n एक नेचुरल नंबर तो है, लेकिन n अगर एक ऑड नंबर है, n अगर एक ऑड नंबर है तो क्या होगा। n अगर एक ऑड नंबर रहा तो उस स्थिति में क्या होगा वो जरा समझिए। जैसे सपोज कीजिए, मैं आपको बताऊं, जैसे n हम एग्जांपल के तौर पर समझ रहे हैं, जैसे n अगर 5 है, सपोज n अगर 5 है तो कितने टर्म्स आएंगे, इसके एक्सपांशन में 6 टर्म्स आएंगे और इसके एक्सपांशन में भी 6 टर्म्स आएंगे। अरे जितनी पावर होती है उससे ज्यादा होते हैं। यस, तो अगर n की वैल्यू 5 आई सपोज करो, तो इसके एक्सपांशन में कितने टर्म्स आए 6 और इसके एक्सपांशन में कितने टर्म्स आए, ऑब्वियसली 6, क्योंकि पावर ये थी। अब इसमें जो 6 टर्म्स होंगे वो सभी पॉजिटिव होंगे, लेकिन इसमें 6 टर्म्स में क्या होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा। इसके एक्सपांशन में जब आप इसको एक्सपांड करेंगे तो क्या होगा, इसको जब आप एक्सपांड करेंगे तो आपके पास में जैसे n 5 था तो इसमें 6 टर्म्स आए, इसमें भी 6 टर्म्स आए। एग्री इस बात से। और वो जो 6 टर्म्स आएंगे इसमें वो सभी 6 टर्म्स पॉजिटिव होंगे, इसमें 6 टर्म्स पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से होंगे। अब इसके वो जो नेगेटिव टर्म्स होंगे वो इसके आइडेंटिकल पॉजिटिव टर्म्स से कैंसिल हो जाएंगे। अभी आपने देखा था ना एक्सपांशन, आप देखिए, आप अगर एक्सपांशन, अभी ये जो प्रॉब्लम थी इसी प्रॉब्लम के बेसिस पर देखिए, a प्लस एक्स की पावर n को एक्सपांड किया था a प्लस बी आया, और a माइनस एक्स की पावर n का एक्सपांशन किया तो a माइनस बी आया। जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो जाने वाले और आपके पास में आएगा 2a। और ये सब इसमें आइडेंटिकल टर्म्स आएंगे। जैसे आप जब इन दोनों को जोड़ोगे, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, अभी आपके पास में बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखा हुआ था, आप जरा देखिए, जब ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, nc0 a की पावर n, फिर nc2 a की पावर n माइनस 2, nc4 a की पावर n माइनस 4 एंड x की पावर 4, यहां पर x स्क्वायर भी आएगा। इस तरीके से आएगा, ऐसी कुछ पिक्चर बनकर आएगी। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो a की वैल्यू रखकर देखिए तो वो a प्लस ए विल बिकम 2a, 2 कॉमन निकल आएगा, यहां पर ये आ गया। तो कहने का मतलब ये है, जब n ऑड है जैसे 5 तो 6 टर्म्स आए, इधर भी 6 टर्म्स आए, इधर 6 के 6 टर्म्स पॉजिटिव आएंगे, इधर 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, इन 3 नेगेटिव को ये 3 पॉजिटिव कैंसिल कर देंगे और बाकी ये बचेंगे, इधर भी 3 और इधर भी 3। तो ऐसे तो 3 और 3 मिलाकर 6 हो जाते हैं, ऐसे तो 3 और 3 मिलाकर 6 हो जाते हैं। पर मसला वाली बात ये है कि जो टर्म्स यहां पर है वही है, आइडेंटिकल टर्म्स होंगे तो उनको ऐड करने पर वो 2 कॉमन निकल कर आ जाएगा। सो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो इसमें आपको 3 ही टर्म्स मिलेंगे, कुल मिलाकर आपको इसमें 3 ही टर्म्स मिलेंगे। 5 लेने पर 6 टर्म्स आए, 6 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, इन 3 नेगेटिव को ये 3 पॉजिटिव खा गए, ये 3 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव ऐड होकर हम बोले 6 टर्म्स हो जाएंगे, नहीं, क्योंकि वो 2 उसमें से कॉमन निकल आएगा। तो कुल मिलाकर अंदर 3 ही टर्म्स बचेंगे, मतलब कुल मिलाकर इसमें 3 टर्म्स आए। चलिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे n की वैल्यू में लेता हूं 11। अगर मैंने n की वैल्यू 11 ली, ये चलिए 11 नहीं लेता हूं मैं, 11 की जगह 21 ले लेता हूं। 21 लिया तो n की वैल्यू अगर 21 लूंगा तो इसके एक्सपांशन में 21 टर्म्स आएंगे, सॉरी इसके एक्सपांशन में 22 टर्म्स आएंगे, इसके एक्सपांशन में भी 22 टर्म्स आएंगे, इसके एक्सपांशन में कितने टर्म्स आएंगे 22, और इसके एक्सपांशन में भी कितने टर्म्स आएंगे 22 आएंगे, 22 टर्म्स 22। अब इस 22 में सभी पॉजिटिव होंगे, लेकिन यहां पर 11 पॉजिटिव और 11 नेगेटिव होंगे, 11 पॉजिटिव और 11 नेगेटिव होंगे। अब ये जो पॉजिटिव है वो इनसे कैंसिल हो जाएंगे और फाइनली 11 इधर बचेंगे, 11 इधर बचेंगे, और वो 11 और 11 22 हो जाते हैं, लेकिन फिर वही बात होगी कि वो कॉमन होंगे, इसलिए कुल मिलाकर आपको 11 टर्म्स ही मिलेंगे।
कितने टर्म्स मिलेंगे? 11 टर्म्स मिलेंगे। लेट मी हैव अनदर एग्जांपल, जैसे मैं चलिए एक ले लेता हूं, n की वैल्यू चलिए मैंने ले ली 55, n की वैल्यू मैंने ली 55 ली, तो इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म्स आएंगे? 56 टर्म्स आएंगे। इसके एक्सपेंशन में भी 56 टर्म्स आएंगे, 56 टर्म्स आएंगे। एंड हियर ऑल 56 टर्म्स आर पॉजिटिव, व्हाइल हियर 28 आर पॉजिटिव एंड 28 आर नेगेटिव। 28 are positive and 28 are negative. These 28 positive terms will cancel their counterbalance part. And 28, 56, लेकिन वो एक जैसे होंगे इसलिए 28 टर्म्स आएंगे। सो कुल मिलाकर आप इससे समरी क्या बना रहे हो? इससे आप समरी ये बना रहे हो, इससे आप समरी ये बना रहे हो कि n की वैल्यू 5 थी तो 3 टर्म्स आए, n की वैल्यू 21 थी तो 11 टर्म्स आए, n की वैल्यू 55 थी तो 28 टर्म्स आए। मतलब कुल मिलाकर मैं आपको बताऊं, पहली बात तो हम ये सारी पिक्चर कब देख रहे हैं? ये सारी पिक्चर हम तब देख रहे हैं जब n एक ऑड नंबर हो, जब n एक ऑड नंबर हो तब। तो यहां नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं? यहां पर आ रहे हैं 5 थे तो 3 टर्म्स पॉजिटिव, मतलब 3 टर्म्स आए। यहां 21 थे तो 11 टर्म्स आए, 55 थे तो 28 टर्म्स आए। मतलब कुल मिलाकर मैं यहां पर बोलूं तो एक फार्मूला जो आपके समक्ष बनकर आ रहा है वो आ रहा है बच्चों, यहां पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे n+1/2 टर्म्स, इतने टर्म्स आएंगे। कैसे? कैसे? वो ऐसे कि 5 टर्म थे तो देखो फाइनली कितने, अगर n की वैल्यू 5 थी तो फाइनली कितने टर्म्स आए? 3 टर्म्स आए। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि 5 + 1/2 यानी कितने टर्म्स आए? 3 टर्म्स। आ रहे हैं परफेक्ट। यहां n की वैल्यू 21 थी तो कितने टर्म्स आए? 21 + 1/2 यानी कितने? 11 टर्म्स। देखिए आ रहे हैं। यहां 55 था तो कितना आएगा? 55 + 1/2 यानी कितने टर्म्स? 28 टर्म्स। आ रहे हैं। मतलब n अगर एक ऑड नंबर है तो नंबर ऑफ टर्म्स इसके एक्सपेंशन में कितने आएंगे? n+1/2। भाई 5 टर्म, n की वैल्यू 5 थे तो 6 टर्म्स आए, 6 पॉजिटिव आए तो यहां पर 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, 3 नेगेटिव को 3 पॉजिटिव ने खा दिया, 3 बचे 6, लेकिन वो एक जैसे होने के कारण में से 2 कॉमन निकल कर आ गया तो 3 ही टर्म्स बचे। ऐसे यहां पर भी समझ में आया होगा आपको। सो मैं इसको जनरलाइज वे में अगर करना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं कि n अगर एक ऑड नंबर है, देखिए भाई आपको इतना तो पता है कि इसके एक्सपेंशन में भी n+1 टर्म्स आएंगे, इसके एक्सपेंशन में भी n+1 टर्म्स आएंगे। अब इसमें से जो n+1 टर्म्स होंगे उनमें से आधे पॉजिटिव होंगे और आधे, इसमें सारे ही पॉजिटिव होंगे, लेकिन यहां पर क्या होगा? आधे पॉजिटिव और आधे नेगेटिव। इसमें सारे ही पॉजिटिव, इसमें आधे पॉजिटिव और आधे नेगेटिव, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल हो जाने वाले और बचेंगे कितने? ये दोनों, और इनमें से भी 2 कॉमन निकल कर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर क्या होगा? n+1/2 टर्म्स ही आएंगे। वही लिखा मैंने डायरेक्ट, यहां पर मैंने थोड़ी अलग एनालॉजी लगा के कर लिया था, वहां अलग दिमाग लगा के कर दिया। बात वही है भाई, जब n लिया तो नंबर ऑफ टर्म्स n+1 और सिमेट्री से यहां तो सारे टर्म्स पॉजिटिव, लेकिन यहां आधे पॉजिटिव और आधे नेगेटिव। n+1 को आधा करो तो n+1/2 आ जाएगा। तो यहां पॉजिटिव नेगेटिव कैंसर, ये बचेंगे ये, और 2 कॉमन निकलकर n+1/2। मतलब कुल मिलाकर आप चेक कर सकते हैं, जैसे n की वैल्यू 5 थी तो 5 + 1/2 मतलब 3 टर्म्स, और 21 + 1/2 मतलब 11 टर्म्स, 55 + 1/2 मतलब 28 टर्म्स। वही आ रहा है। परफेक्ट, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। कर लिया नहीं करा हो तो करिएगा, वो भी जो लिखा है वो भी लिखिएगा। स्मरण लिखने से दिमाग में ज़्यादा अच्छे तरीके से बैठता है भैया। ये नहीं कि लेक्चर चल रहा है और हम सर गाना गा रहे हैं और हम सुनते जा रहे हैं, आप करिएगा। अब अगर यहां पर प्लस ना होते हुए यहां माइनस हो, यहां प्लस ना होते हुए माइनस हो और n वही ऑड ही हो, n अभी ऑड ही है, ठीक है साहब, तो क्या पिक्चर बनकर आएगी? अभी 5 है जैसे, तो यहां पर क्या होगा? 6 टर्म्स आएंगे, यहां सभी 6 टर्म्स पॉजिटिव होंगे, यहां 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, लेकिन आगे माइनस लग जाने से होगा ये कि जो प्लस वाले थे वो माइनस हो जाएंगे और जो माइनस वाले थे वो प्लस हो जाएंगे। मानते हो आप इस बात को? भाई यहां बीच में माइनस लग गया, अभी बीच में माइनस लग गया, भाई n = 5 लिया तो इसमें आए 6 टर्म्स, इसमें भी आए 6 टर्म्स, और यहां सभी 6 टर्म्स पॉजिटिव, यहां नेगेटिव आगे लगा दिया, ये आ गया। अब इस नेगेटिव को ये पॉजिटिव खा जाएगा और बचेगा पॉजिटिव और पॉजिटिव, इधर भी 3 टर्म्स बचेंगे, इधर भी 3 टर्म्स बचेंगे, और इस बार माइनस कर रहे हैं, और माइनस कर रहे हैं तो कैसे पिक्चर बनकर आएगी?
माइनस करेंगे तो कैसी पिक्चर बनकर आएगी भैया, इस प्रॉब्लम से हमें वो सीखने को मिल रहा है। यहाँ पर क्या आया, ये आया a प्लस बी, और यहाँ पर क्या a माइनस एक्स की पावर n, तो ये क्या आया a माइनस बी, लेकिन इस बार आपने माइनस कर दिया तो a प्लस एक्स की पावर n में से a माइनस एक्स की पावर n को, तो ये माइनस करेंगे तो वो 2b होगा, और 2b यानी कि nc1 a की पावर n माइनस 1x प्लस nc3 a की पावर n माइनस 3x क्यूब एंड सो ऑन, चलता जाएगा ये। तो वही हो रहा है, यहाँ पर सभी टर्म्स पॉजिटिव, यहाँ अल्टरनेट प्लस माइनस, तो माइनस को प्लस खा जाएगा और बचेगा कितने, वही 3 टर्म्स बचेंगे। यहाँ पर 21 टर्म्स आएंगे, तो यहाँ पर n की वैल्यू अगर 21 है तो 22 टर्म्स, लेकिन 22 ही पॉजिटिव, और यहाँ माइनस लग जाने से क्या होगा, माइनस लग जाने से होगा ये कि जो प्लस वाले थे वो माइनस के हो गए, जो माइनस वाले थे वो प्लस के थे, माइनस वालों को प्लस खा जाएगा, और ये प्लस और प्लस 11 बचेंगे, 11 बचेंगे। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर भी वही माइनस साइन लगा देंगे आगे कॉमन, तो क्या होगा, माइनस साइन से जो प्लस वाले थे वो माइनस के, जो माइनस वाले थे वो प्लस के, इनको ये खा जाएगा, और इधर भी बचेंगे 28 टर्म्स, इधर भी बचेंगे 28 टर्म्स, तो कुल मिलाकर 28 टर्म्स ही आएंगे। तो यहाँ पर अगर आप फार्मूला देखें तो वही का वही आने वाला है। क्यों ऐसा का वैसे आ रहा है भाई, वही 3 टर्म्स आ रहे हैं, मतलब वही 5 + 1/2, वही 11 टर्म्स आ रहे हैं, मतलब वही 21 + 1/2 वगैरह वगैरह है। यहां पर वही 55 + 1/2। आप यूं समझिए कि जब आपने n एक ऑड नंबर था, तो आपके पास में पहली बात तो n जो भी हो, जितनी भी पावर होगी उससे ज्यादा टर्म्स आएंगे, और यहां सारे टर्म्स पॉजिटिव होंगे, मतलब ये भी और ये भी सारे पॉजिटिव होंगे। लेकिन यहां पर क्या होगा, आधे टर्म्स क्या होंगे पॉजिटिव, आधे टर्म्स नेगेटिव होंगे। लेकिन आगे माइनस लग जाने से क्या हुआ, आगे माइनस लग जाने से जो माइनस वाला था वो, जो प्लस वाला था वो माइनस का हो गया, जो माइनस वाला था वो प्लस का हो गया, और ये प्लस को माइनस खा जाएगा, बचेंगे ये दोनों, और वो वही के वही आएंगे, n + 1/2, n + 1/2। ऐसे तो 2 टाइम्स होगा, लेकिन फिर वही घिसी पिटी सी बात कि 2 कॉमन निकल कर आ गया, तो कुल मिलाकर ये आएगा। मतलब कुल मिलाकर जो समरी बनकर आ रही है, वो समरी ये बनकर आ रही है बच्चों कि n अगर एक ऑड नंबर है तो बीच में प्लस हो या माइनस हो, नंबर ऑफ टर्म्स अल्टीमेटली n + 1/2 होंगे। आप बहुत आराम से वैसा का वैसा ही है भाई। 6 टर्म्स आए सभी पॉजिटिव, 6 टर्म्स आए 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, नेगेटिव ने पॉजिटिव को कैंसिल कर दिया, बचे 3 टर्म्स। यहां पर भी वही 21, तो 22 टर्म्स आए सारे पॉजिटिव, वहां पर आधे पॉजिटिव आधे नेगेटिव, 11 पॉजिटिव 11 नेगेटिव, 11 से 11 कैंसिल हो गए, बचे 11 पॉजिटिव। यही पिक्चर वहां पे बन के आएगी। आधे यहां सारे टर्म्स पॉजिटिव, यहां आधे पॉजिटिव आधे नेगेटिव, जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हो गए, जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव हो गए, नेगेटिव वालों को पॉजिटिव वालों ने कैंसिल कर दिया, बचे केवल पॉजिटिव वाले। मतलब कुल मिलाकर n + 1/2, n + 1/2, n + 1/2 ही टर्म्स आएंगे। सो कुल मिलाकर आपके पास में बीच में प्लस हो या माइनस हो, नंबर ऑफ टर्म्स n + 1/2 आएंगे, बशर्ते n क्या हो, एक ऑड नंबर। चलिए मैं इसे मिटा रहा हूं, आपने अगर नहीं किया हो तो आपको जरूर करना है बच्चों। और अगली बात मैं यहां जो बताने जा रहा हूं वो है, अभी हमने ये सारा काम कब करा, जब n एक ऑड नंबर था, n एक विषम संख्या थी। n अगर एक ऑड नंबर था तो क्या पिक्चर बनकर आई। अभी आपके पास में अगर a + x की पावर n का और इसका एक्सपांशन आपने किया, लेकिन यहां कंडीशन यह है कि n एक इवन नंबर है, n एक सम संख्या है। जब n एक सम संख्या होगी तो क्या पिक्चर बनेगी, जरा दिमाग लगाइए। जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोज कर लेते हैं n 20 है, n अगर 20 है तो इसके एक्सपांशन में 21 टर्म्स आए, इसके एक्सपांशन में भी 21 टर्म्स आए। एग्री हो, जितनी पावर होती है उससे एक ज्यादा आते हैं। n अगर 20 है तो 21 टर्म्स इधर आएंगे, 21 टर्म्स इधर आएंगे, और यहां सभी 21 टर्म्स पॉजिटिव और यहां सभी 21 टर्म्स पॉजिटिव नहीं होंगे। यहां आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आधे टर्म्स पॉजिटिव और आधे टर्म्स नेगेटिव, क्या बोल सकते हो, नहीं, क्योंकि 21 का आधा तो 10.5 होता है और 10.5 टर्म्स तो नहीं होंगे। n पिछली बार क्या था, पिछली बार बड़ी अच्छी सिमेट्री बैठ गई थी, तो हमने बोल दिया आधे पॉजिटिव आधे नेगेटिव। क्या इस बार मैं ऐसा कह सकता हूं, कैन आई से समथिंग लाइक दैट, नो, मैं नहीं कह सकता। क्यों, क्योंकि 21 का आधा नहीं हो पाएगा, पिछली बार हो रहा था,
हो रहा था, यहां पर नहीं। तो आप इतना तो समझ रहे हैं कि n अगर 20 है तो 21 टर्म्स होंगे दोनों में, सभी इसमें 21 पॉजिटिव। और यहां क्या होगा मालूम, यहां होंगे 11 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव, क्योंकि शुरुआत पॉजिटिव से होती है। जरा a माइनस एक्स का एक्सपांशन देखिए, कॉपी पे पन्ने पलटाइए, देखिए शुरुआत पॉजिटिव से हुई, फिर नेगेटिव आया, पहला टर्म पॉजिटिव, फिर दूसरा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो 21 टर्म्स जब आएंगे तो पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, चौथा नेगेटिव, पांचवा पॉजिटिव, छठा नेगेटिव, सातवां पॉजिटिव, आठवां नेगेटिव, 20वां नेगेटिव और 21वां फिर से पॉजिटिव। तो यहां आप एक बात पाएंगे कि 11 पॉजिटिव होंगे, 10 नेगेटिव होंगे, यहां सभी पॉजिटिव होंगे, 11 भी पॉजिटिव होंगे, 10 भी पॉजिटिव होंगे। इन पॉजिटिव को ये नेगेटिव कैंसिल कर देंगे और फाइनली आपके पास में आएंगे 11 टर्म्स। अरे यार मैं फिर से बोल रहा हूं, n की वैल्यू 20 ली तो 21 टर्म्स आए। ऑल दोज 21 टर्म्स आर पॉजिटिव। हियर अमॉन्ग दोज 21 टर्म्स 11 टर्म्स आर पॉजिटिव एंड 10 टर्म्स आर नेगेटिव। अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा। द स्टार्टिंग विल बी द पॉजिटिव टर्म, सो इट इज व्हाई आई एम जो पॉजिटिव टर्म्स हैं उनकी संख्या उससे ज्यादा आएगी। तो ये 10 से ये 10 कैंसिल, बचे 11 टर्म्स फाइनली। देख सकते हैं आप, देख लीजिए। चलिए फॉर एग्जांपल जैसे मैंने n की वैल्यू ले ली, सपोज कीजिए 8, n की वैल्यू मैंने 8 ली, तो 9 टर्म्स इधर आएंगे, 9 टर्म्स इधर आएंगे, इधर सभी 9 टर्म्स पॉजिटिव होंगे, यहां सभी 9 टर्म्स पॉजिटिव होंगे, लेकिन यहां क्या होगा, 5 पॉजिटिव होंगे और 4 नेगेटिव होंगे, और यहां सभी पॉजिटिव होंगे। इन 4 को 4 से कैंसिल करके बचेंगे 5 टर्म्स, बचेंगे 5 टर्म्स। ठीक है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे और लो, चलिए कुछ, जैसे चलिए मैंने n की वैल्यू ली 48, n की वैल्यू मैंने 48 ली तो 49 टर्म्स यहां पर आएंगे, 49 टर्म्स यहां पर आएंगे, यहां सभी 49 टर्म्स पॉजिटिव होंगे। Here all 49 टर्म्स आर पॉजिटिव, जबकि यहां क्या होंगे, 25 टर्म्स पॉजिटिव होंगे और 24 टर्म्स नेगेटिव होंगे। यहां तो 25 भी पॉजिटिव और 24 भी पॉजिटिव, इन 24 को 24 से कैंसिल होकर बचेंगे 25 टर्म्स। सो कुल मिलाकर अगर आप इनसे समरी बनाएं, तो समरी आप ये बनाएंगे कि इस बार आपको जो नंबर ऑफ टर्म्स मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं n/2 + 1 टर्म्स। वेरीफाई कर लीजिए कितने टर्म्स मिल रहे हैं, n/2 + 1 टर्म्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए यहां पर कितने, 20/2 + 1 यानी 11 टर्म्स। देख लीजिए यहां पर आपको कितने मिल रहे हैं, 8/2 + 1 यानी 5 टर्म्स। चेक कर लीजिए यहां पर आपको कितने मिल रहे हैं, 48/2 + 1 यानी 25 टर्म्स। चेक कर लीजिए, है n अगर एक इवन नंबर है तो यहां पर यह पिक्चर बनकर आ रही है, यह पिक्चर बनकर आ रही है। कुछ इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। भाई पिछले और इसमें अंतर है, पिछली बार क्या था, n में 1 ऐड करने के बाद आप 2 से डिवाइड कर रहे थे। पिछली बार आप n में 1 ऐड करने के बाद आप 2 से डिवाइड कर रहे थे। इस बार आप ऐसा नहीं कर रहे, इस बार आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं, फिर 1 ऐड कर रहे हैं, फिर आप 1 ऐड कर रहे हैं। दोनों में डिफरेंस है। होप आपको ये समझ में आया। अच्छा, इसको मैं अगर जनरलाइज फार्मूले से करना चाहूं तो मैं वो कैसे कर सकता हूं, मैं वो भी बताता हूं। आपको इतना मालूम है कि जब पावर n थी तो कितने टर्म्स आए थे, पावर जब n थी तो कितने टर्म्स आए थे, पावर n होने पर मैं इसे मिटा देता हूं साहब। जब पावर n थी तो n+1 टर्म्स आए, इधर भी n+1 टर्म्स आए, और इधर सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं, उधर अल्टरनेट प्लस माइनस है। तो आप यहां पर पाएंगे कि इधर जितने भी टर्म्स हैं वो सारे पॉजिटिव आएंगे, सारे पॉजिटिव। और उन सारे टर्म्स को अगर देखें आप तो कुछ ऐसे टर्म्स और कुछ ऐसे टर्म्स आएंगे, और यहां पर कुछ ऐसे टर्म्स और कुछ ऐसे टर्म्स आएंगे। क्या होगा, यहां ये सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं, यहां इतने टर्म्स पॉजिटिव हैं और इतने टर्म्स नेगेटिव। आप चेक कर लीजिए, जैसे यहां पर देखिए n की वैल्यू 20 थी तो उसमें से 11 टर्म्स पॉजिटिव आए, 10 टर्म्स नेगेटिव आए। तो यहां भाई n+1 टर्म्स तो आएंगे। अब n+1 टर्म को ब्रेक कैसे करें, भाई पिछली बार क्या था मालूम, पिछली बार ना वो जब n ऑड था, पिछली बार n ऑड था तो n में 1 ऐड कर देने पर वो इवन हो गया, अब उसमें से आधे आधे कर दिए थे, आपने कर दिए थे आधे, हाफ हाफ हो गए थे। लेकिन यहां हाफ हाफ वाला कॉन्सेप्ट नहीं लग पाएगा ना, क्योंकि यहां हाफ हो ही नहीं पाएंगे। भाई पिछली बार n ऑड था तो
तो n+1 इवन हो गया, उसमें से आधे इवन आधे ऑड, आपने n+1/2 n+1/2 कर दिया था। आपने क्या कर दिया था, n+1/2 n+1/2, n ऑड है तो ये इवन हो गया, आपने हाफ हाफ में उसको डिवाइड कर दिया। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा, यहां पर जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास में ऐसे और ऐसे आएंगे। जब इन दोनों को जोड़कर देखिए, इन दोनों को जोड़कर देखेंगे तो n/2 प्लस n/2, n/2 प्लस n/2 विल बिकम n, और ये +1, देखिए वही आ रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स वही आ रहे हैं, बट हेयर ऑल n+1 टर्म्स आर पॉजिटिव विच आर डिवाइडेड इनटू दीज मैनी टर्म्स एंड दीज टर्म्स। तो इतने टर्म्स भी पॉजिटिव और इतने टर्म्स भी पॉजिटिव, और इस बार क्या, इतने टर्म्स पॉजिटिव होंगे इतने टर्म्स नेगेटिव होंगे, और ये पॉजिटिव वाले नेगेटिव वाले को खा जाएंगे, बचेंगे कितने, n/2 + 1, वही मैंने लिखा है, आप चेक कर लीजिए। भाई आप ये एनालॉजी भी लगा सकते हैं कि 11 टर्म्स आए, उस 11 को कैसे लिख सकते हो, 20/2 अपॉन 20/2 + 1, यहां पर क्या लिख सकते हो, 8/2 + 1, यहां क्या लिख सकते हो, 48/2 + 1, ये आपके पास में आ रहा है, और उसको आप ऐसे चेक करिए कि यहां इस बार आप हाफ हाफ नहीं कर सकते, क्योंकि यहां n इस बार इवन है, n इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो गए। भाई n इवन है तो उसमें 1 ऐड करने पर वो ऑड हो गया, ऑड हो गया, तो इसमें हाफ हाफ नहीं, इतने टर्म्स भी पॉजिटिव होंगे, इतने टर्म्स भी पॉजिटिव होंगे, इतने टर्म्स पॉजिटिव होंगे, लेकिन इतने टर्म्स नेगेटिव, नेगेटिव वालों को पॉजिटिव खा जाएगा और बचेगा क्या, केवल इतना, वही आपने लिखा है। भाई पिछली बार आप 1 ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड करते थे, इस बार 2 से डिवाइड करने के बाद 1 ऐड कर रहे हो, दोनों में डिफरेंस है। बहुत अच्छी बात। तो ये पिक्चर बनकर आई, होप आपको समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर यहां पर प्लस ना होते हुए अगर माइनस हो, यहां माइनस हो तो क्या होगा, वही शर्त वही है कि n इवन नंबर है, n इवन नंबर है तो क्या होगा, यहां 21 टर्म्स आएंगे वो सभी पॉजिटिव होंगे, यहां माइनस लग जाने से जो प्लस थे वो नेगेटिव हो गए और जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव हो गए, ऐसा ही कुछ होगा। माइनस लग गया, n की वैल्यू 20 है तो 21 टर्म्स आए, सभी पॉजिटिव, यहाँ 11 पॉजिटिव थे 10 नेगेटिव थे, लेकिन आगे माइनस लग जाने से जो पॉजिटिव वाले थे वो नेगेटिव, नेगेटिव वाले पॉजिटिव, ये कैंसिल हो गए और बचे कितने टर्म्स, 10 टर्म्स। इस बार फाइनली कितने टर्म्स आए, चेक कीजिए, इस बार फाइनली 10 टर्म्स आए। कितने टर्म्स आए, इस बार फाइनली आपके पास में 10 टर्म्स आए। यहां पर भी चेक कीजिए, तो यहां पर भी मैं अगर ऐसे ही चेक करूं तो मैं क्या पाता हूं, मैं इसे मिटा के फिर से लिखे देता हूं। चलिए, जैसे मैंने यहां पर n की वैल्यू ली 8, n की वैल्यू ली 8, तो यहां पर नो टर्म्स, यहां पर भी नो टर्म्स, यहां पर सभी 5 भी पॉजिटिव 4 भी पॉजिटिव, यहां पर क्या होगा 5 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव, और आगे माइनस लग गया। आगे माइनस लग जाने से क्या हो गया, ये 5 नेगेटिव हो गए और 4 पॉजिटिव हो गए, इन 5 पॉजिटिव को ये 5 नेगेटिव कैंसिल कर देंगे, बचेंगे 4, बचेंगे 4 टर्म्स, बचेंगे 4 टर्म्स। बहुत अच्छी बात। लेट मी हैव अनदर एग्जांपल, n की वैल्यू 48 ली, n की वैल्यू 48 ली तो क्या होगा, n की वैल्यू 48 ली तो पहले एक्सपांशन में भी 49 टर्म्स, दूसरे एक्सपांशन में भी 49, एंड हियर ऑल दोस 49 टर्म्स आर पॉजिटिव, बट हियर 25 टर्म्स आर पॉजिटिव एंड 24 टर्म्स आर नेगेटिव, पुटिंग अ माइनस साइन विल टर्न आउट दिस इज 25 नेगेटिव टर्म्स एंड 24 पॉजिटिव टर्म्स, इन नेगेटिव को ये पॉजिटिव कैंसिल कर देंगे, बचेंगे 24 टर्म्स, बचेंगे 24 टर्म्स, और 24 टर्म्स बचेंगे, यहां पर चेक कर सकते हैं। तो यहां अगर आप देखें तो कितने आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 20/2, यहां पर कितने आ रहे हैं 8/2, यहां पर कितने आ रहे हैं 48/2। दूसरी भाषा में मैं कह सकता हूं, नंबर ऑफ टर्म्स आप चेक कर लीजिए, n/2 आ रहे हैं, 20/2 यानी 10, 8/2 यानी 4, 48/2 यानी 24, आधे टर्म्स n/2 आ रहे हैं। आप उसको यहां से भी समझ सकते हैं कि जब आपने n लिया तो नंबर ऑफ टर्म्स इतने आए, यहां सारे टर्म्स पॉजिटिव थे, यहां इतने टर्म्स पॉजिटिव थे और इतने टर्म्स नेगेटिव थे, लेकिन पॉजिटिव वाला नेगेटिव में और नेगेटिव वाला पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, और ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसल, ये दोनों आपस में कैंसल हो गए, और बचे कितने टर्म्स आप चेक कर लीजिए, n/2 बचे, n/2 बचे, दैट विल टर्न आउट इनटू n/2 टर्म्स, that will turn out into n/2 टर्म्स। वो n/2 प्लस n/2 आप बोलो 2 टाइम्स हो जाएंगे तो वो 2 कॉमन निकल कर आ जाएगा, इसीलिए। तो किस तरीके से हमने नंबर ऑफ टर्म्स निकाले, होप आपको ये समझ में आया है। भाई यहाँ पर 10 टर्म्स बचे, मतलब 20/2 बचे, यहाँ पर 8/2 यानी 4 टर्म्स बचे, वैसे ही वहां पर भी आ रहा है, तो मैं इसे मिटाने जा रहा हूं। हमने कुल मिलाकर जो समरी देखी वो क्या देखी, मैं एक बार आपको बता देता हूं। हमने जो समरी देखी भैया, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने की, पदों की संख्या ज्ञात करने की,
जो समरी अभी हमने फाइंड आउट करी, जो समरी हमारे पास आई वो ये कहती है कि a प्लस एक्स प्लस ए माइनस एक्स की पावर n आपके पास में है, और n अगर ऑड नंबर है तो बीच में प्लस हो या माइनस हो, नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1/2 ही आएंगे। यही देखा आपने, बीच में प्लस हो या माइनस हो, इफ n इज एन ऑड नंबर देन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर n प्लस 1/2 श्योरली। एक बात, और यदि a प्लस एक्स ये प्लस है अगर बीच में, और n क्या है, एक ऑड नहीं, वो तो हम देख ही चुके हैं, n अगर इवन नंबर है, एफ n इज इवन नंबर, तो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे n/2 + 1, और यदि यहां पर प्लस ना होते हुए n प्लस ना होते हुए माइनस हो तो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे n/2। ठीक, हम इसको दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि a प्लस एक्स की पावर n प्लस a माइनस एक्स की पावर n के एक्सपांशन में n अगर ऑड नंबर है, n अगर ऑड नंबर है तो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे n प्लस 1/2, और यदि n इवन नंबर है तो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे n/2 + 1। ये पिक्चर बनकर आई आपके पास। और दूसरी पिक्चर क्या बनकर आई, a प्लस एक्स की पावर n माइनस a माइनस एक्स की पावर n में यदि n एक ऑड नंबर है, इफ n इज एन ऑड नंबर तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे n प्लस 1/2, बट इफ n इज एन इवन नंबर तो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे n/2। तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं, समझ में आ ही चुका होगा, वो वही की वही चीज़ है भाई। यहाँ हम नंबर्स के हिसाब से भी हमने समझा था, और हमने ब्रैकेट के हिसाब से समझ लिया कि अगर ऐसा है ऑड है तो ये, और इवन है तो ये, और यहाँ n अगर ऑड है तो ये, और इवन है तो ये। तो कर लीजिएगा, मैं इसे मिटा रहा हूँ। चलिए, जैसे हमको अगर यहाँ पर दे रखा है, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे x प्लस अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू द पावर 10, x माइनस अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू द पावर 10। इसमें मुझसे पूछा है कि बताइए साहब नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, कैलकुलेट नंबर ऑफ टर्म्स। तो क्या करेंगे, n यहाँ पर क्या है, इवन नंबर है, n इवन नंबर है। अगर इवन नंबर है तो आपको चेक करना पड़ेगा बीच में प्लस है कि माइनस, बीच में प्लस है। अगर n इवन नंबर है और बीच में प्लस है तो नंबर ऑफ टर्म्स का फार्मूला सर ने क्या बताया, n/2 + 1, यानी कि टोटल देयर विल बी 6 टर्म्स इन एक्सपांशन ऑफ दिस। ये समझ में आया होगा आपको। लेट मी हैव अनदर एग्जांपल। जैसे मुझे बोला है x² - 1/x³ रेज टू द पावर 21 प्लस x² + 1/x³ रेज टू द पावर 21। मुझसे पूछा है इसके एक्सपांशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। वीडियो को पॉज करके कीजिए। अब यहाँ तो दिक्कत ही नहीं, अगर n ऑड नंबर है तो इट इज इमटेरियल। अगर n ऑड नंबर है तो बीच में प्लस हो या माइनस उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स का घिसा पिटा सा एक फार्मूला ही आपके पास है। आपके पास में 21/2 मतलब कुल मिलाकर कितने टर्म्स आ जाएंगे, टोटली यू विल बी हैविंग 11 टर्म्स व्हाइल एक्सपांडिंग दिस। चलिए मैं इसे मिटा रहा हूँ। लेट मी हैव अनदर एग्जांपल। हमारे पास में हम इसे जो है एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं। हमें बोला है साहब x³ + 1/3 रूट x की पावर 28 माइनस x³ - 1/3 रूट x की पावर 28। इसमें बताइए, अब यहाँ पर n इवन नंबर है, n इवन नंबर है तो आपको चेक करना पड़ेगा। n अगर इवन नंबर है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि बीच में प्लस है कि माइनस। बीच में माइनस है तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 28/2 यानी कितने, 14 टर्म्स। तो ऑड है तो फिर तो घिसा पिटा सा फार्मूला हो गया n + 1/2, और अगर माइनस है तो फिर आपके पास में क्या होगा, अगर ऑड है तो फिर तो n + 1/2, लेकिन इवन है तो फिर दो केसेस आपको देखना पड़ेंगे कि वो बीच में प्लस है कि माइनस है।